अगली सुबह जल्दी जियांग चुवान ने वांग डाक्सियों को संपत्ति में सभी कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों को बाहर इकट्ठा होने के लिए सूचित किया। इसी समय वांग परिवार के लोगों का एक समूह भी संपत्ति से चला गया। मुख्य पात्र बहुत प्रभावशाली था। उसने गहरे बैंगनी रंग का वस्त्र पहन रखा था तथा समय समय पर उसके चारों ओर बिजली की धाराएं चमक रही थीं। ये वांग परिवार के लोग हैं। जो आगे चल रहा है, क्या वह यंग मास्टर लेई वांग लेई पूर्वी महाद्वीप के 4 युवा मास्टरों में से एक हो सकता है? शश, अपनी आवाज कम करो। क्या तुम नहीं जानते कि हमारे जियांग शिक्सियोग और वांग लेई कट्टर दुश्मन हैं? कांग्युआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोग एक साथ खड़े होकर फुसफुसा रहे थे। एक नव प्रवेशी शिष्य एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य के पास झुककर उत्सुकता से पूछ रहा था, वरिष्ठ भाई, हालांकि मैं अक्सर पूर्वी महाद्वीप के 4 युवा गुरुओं के बारे में अफवाहें सुनता रहता हूं, लेकिन इन 4 युवा गुरुओं का चुनाव कैसे होता है? मैंने इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना? उस आंतरिक संप्रदाय के शिष्य से बात करना आसान था और उसने हंसते हुए कहा, यह हमारे पूर्वी महाद्वीप के तियानजी मंडप से शुरू होता है। तियानजी मंडप? बिल्कुल, ये तियानजी मंडप जनता के लिए पूर्वी महाद्वीप की प्रतिभाओं की रैंकिंग जारी करता है। इसमें हमारे पूर्वी महाद्वीप के शीर्ष 100 प्रतिभाशाली लोग शामिल हैं और उनमें से शीर्ष 4 को दुनिया द्वारा पूर्वी महाद्वीप के 4 युवा स्वामी कहा जाता है। तो फिर हमारी जियांग शिक्सियोग इस सूची में किस स्थान पर है? जियांग शिक्सियोग तीसरे स्थान पर है, लेकिन मेरा मानना है कि जियांग शिक्सियोग की प्रतिभा को देखते हुए उसके लिए एक और स्थान ऊपर आना असंभव नहीं है। आखिरकार जियांग शिक्सियोग बाकी तीनों की तुलना में बहुत छोटा है और युवा मास्टर लेई को उनके शारीरिक गठन में अंतर के कारण जियांग शिक्सियोग से नीचे स्थान दिया गया है। जब वह बोल रहे थे तो आंतरिक संप्रदाय के शिष्य की जियांग चुवान के प्रति प्रशंसा पूरी तरह से स्पष्ट थी। जियांग चुवान और कांग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों को देखकर वांग लेई रुक गया और अपने पीछे खड़े वांग परिवार के शिष्यों को आगे न बढ़ने का संकेत देने के लिए हाथ उठाया। जियांग चुवान के पक्ष में वांग परिवार के सदस्य भी आए। जब दोनों समूह आपस में मिले तो माहौल तुरंत तनावपूर्ण हो गया। वांग लेई ने काफी देर तक जियांग चुवान को गौर से देखा, फिर अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, जियांग चुवान, तुम सचमुच एक लगातार भूत हो। ये कहते हुए वांग लेई की भौहें और भी कस गईं। उसने पाया कि अब वह जियांग चुवान की साधना को समझ नहीं पा रहा था। हालांकि समय बीतने के साथ जियांग चुवान की प्रतिभा को देखते हुए वह अंततः उससे आगे निकल जाएगा। लेकिन वांग लेई को याद आया कि उसने आधे महीने पहले ही दूसरे पक्ष के साथ झगड़ा किया था। उस समय जियांग चुवान की साधना केवल ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के दूसरे स्तर पर थी, जबकि उनके पास पहले से ही ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर की साधना थी। फिर भी केवल आधा महीना ही बीता था और वह अभी भी ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, जबकि जियांग चुवान तेजी से अथाह होता जा रहा था। क्या ये हो सकता है कि जियांग चुवान पिछली कुछ लड़ाइयों में अपनी ताकत छिपा रहा था? वांग लेई ने मन ही मन बुदबुदाया। जियांग चुवान इन शब्दों पर हल्के से मुस्कुराया, क्या? अगर संत वांग मुकाबला करना चाहते हैं तो मैं, जियांग, कभी भी तैयार हूं। वांग लेई की आंखें गुस्से से चमक उठी और उन्होंने जियांग चुवान के पीछे शिष्यों की ओर देखा और उदास होकर कहा, कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मैं पैंसी घाटी में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वांग लेई के विचार में जियांग चुवान द्वारा उनके साथ एक ही संपत्ति में रहने का चयन केवल उनकी साधना के बहुत आगे बढ़ जाने के बाद उन्हें एक कदम के रूप में उपयोग करने के लिए था। जियांग चुवान की ताकत का निर्धारण करने से पहले वह दूसरे पक्ष को दिखावा करने का मौका नहीं देगा। इसके अलावा यदि वह जियांग चुवान के साथ लड़ाई में घायल हो गए तो ये पांसी घाटी की आगामी यात्रा के लिए बेहद हानिकारक होगा। इस समय जियांग चुवान को वांग लेई के विचार समझ में आ गए और वह हंस पड़ा। मुझे लगता है आपको भी महान झोउ राजवंश के लोगों द्वारा यहाँ लाया गया था, है ना? ये सुनकर वांग लेई ने अचानक भौहें चढ़ाईं और जियांग चुवान की ओर देखा, जिसने चंचल निगाहों से जवाब दिया। वांग लेई स्वाभाविक रूप से कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसके पास ताकत तो थी लेकिन दिमाग नहीं था। जिस तरह से उसने जियांग चुवान के पिछले स्वरूप को 3 लाख उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थरों से ठगा था, उससे यह देखा जा सकता था कि उसका दिमाग बहुत ही सतर्क था। एक क्षण में ही वांग लेई को जियांग चुवान के शब्दों का अर्थ समझ में आ गया और उसका चेहरा भयानक रूप से उदास हो गया। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि एक छोटा सा महान झोउ राजवंश उन्हें मोहरे के रूप में इस्तेमाल करने की हिम्मत करेगा। लगता है भाई वांग, आपको कुछ काम निपटाने हैं। हम पहले निकलेंगे। ऐसा कहकर जियांग चुवान ने ताली बजाकर सभी को अपने पीछे आने का संकेत दिया।
तभी उसकी आकृति टिमटिमाती हुई तुरंत दर्जनों मीटर दूर से प्रकट हो गई, और उसके पीछे कांग्युआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों ने तुरंत उसका पीछा करने के लिए अपनी गति तकनीकों को सक्रिय कर दिया। जैसे ही लुओ युवेई चला गया, उसकी नज़र जियांग चुवान और वांग लेई के बीच घूम गई, और वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। ये सही नहीं है। ये दोनों इतने सालों से लड़ रहे हैं, फिर भी आज जब मिले तो नहीं लड़े। तार्किक रूप से कहें तो दोनों ही खुद को साबित करना चाहते थे और निश्चित रूप से इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। जियांग चुवान और उसके समूह को जाते हुए देखकर वांग लेई की आंखें सिकुड़ गईं, और वह वांग परिवार के एक सदस्य की ओर मुड़ा और धीमी गहरी आवाज में कहा, मेरे तीसरे चाचा को महान झोउ शाही महल में भेजो। मैं देखना चाहता हूं कि झोउ राजा में सचमुच कितनी हिम्मत है। जैसे ही उनकी आवाज धीमी हुई, वांग लेई ने अपना हाथ हिलाया और अपने समूह को भी पासी घाटी की ओर ले गए। महान झोउ इंपीरियल पैलेस। इस समय झोउ राजा ने अपना प्रातःकालीन दरबार समाप्त कर लिया था और स्मारकों की समीक्षा करने के लिए अपने शयनकक्ष में लौटने की तैयारी कर रहा था। एक मंत्री अचानक भागते हुए आए, घबराहट में अपने हाथ जोड़कर बोले, महाराज, कुछ भयानक घटित हुआ है। किसी को लिचू, क्यूइर और अन्य लोगों के शव शाही महल के पिछले बगीचे में मिले। ये सुनकर झोउ राजा कांप उठा, लगभग अपना संतुलन खो बैठा और तुरंत ड्रैगन की तरह क्रोध से दहाड़ा। क्या कहा आपने? कितना बेतुका! क्या तुम जानते हो ये किसने किया? जैसे ही उसने ये कहा, झोउ राजा की महान शक्ति क्षेत्र आभा प्रकट हुई, जिसने उसके सामने खड़े मंत्री को लगभग कुचल दिया। मंत्री के माथे पर लगातार ठंडा पसीना आ रहा था। वह चाह रहा था कि काश वह अपना सिर जमीन में गाड़ लेता। वह हकलाते हुए बोला, महाराज, हमें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है। ली चू और उन चंद लोगों की लाशें मानो पीछे के बगीचे में अचानक हवा से प्रकट हो गई हों। और आज जब से वे सीमावर्ती शहर गए हैं, तब से केवल वांग परिवार की ही खबरें वापस भेजी गई हैं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, झोउ राजा की क्यूई तुरंत बहुत कम हो गई। इस समय उसकी आंखें लगातार झपक रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ सोचा हो। उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी ठंडी मुस्कान उभर आए। दूसरे बड़े ने सच ही कहा था। जब तक जियांग चुवान और वांग लेई एक साथ रहेंगे, दोनों में जबरदस्त लड़ाई जरूर होगी। अब झोउ राजा के विचार में ली चू और अन्य लोगों की मौत स्पष्ट रूप से जियांग चुवान द्वारा गुप्त रूप से किसी को ढूंढने के कारण हुई थी। क्या आप उसे चेतावनी देने की कोशिश कर रहे हैं? उसे क्या पता था कि वह पहले ही उसके और दूसरे एल्डर के जाल में फंस चुका था। उस समय जब तक वह राजवंश के अधिकारियों के गायब होने का इस्तेमाल जियांग चुवान और अन्य लोगों को जांच के लिए रोकने के बहाने के रूप में करता था, तब तक वह कैंग्युआन तलवार संप्रदाय को दूसरों की तुलना में एक कदम धीमा कर सकता था। तब तक हालांकि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय महान झोउ में अपना चेहरा खो देगा, लेकिन दूसरा एल्डर निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेगा। वह इस घटना का उपयोग जियांग जियुरान को भारी झटका देने के लिए भी कर सकता था। जहां तक जियांग परिवार द्वारा मामले को आगे बढ़ाने पर जोर देने की बात है, तो झोउ राजा द्वितीय एल्डर द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार पूरी तरह से पद त्याग कर सकता था और बच सकता था। एक बार जब द्वितीय एल्डर ने संप्रदाय मास्टर का पद प्राप्त कर लिया, तो वह साधना संसाधनों का भी आनंद ले सकता था। दुनिया के मुंह में तलवार का राजकुमार, वह कुछ और नहीं बल्कि एक प्लेबॉय है जिसके पास सिर्फ ताकत है। जैसे ही झोउ राजा मन ही मन खुश हुआ, उसने सोचा कि उसने पहले ही जियांग चुवान का हैंडल पकड़ लिया है। एक अन्य मंत्री पीला चेहरा लिए उसकी ओर दौड़ा। शायद बहुत घबराकर वह लड़खड़ा गया और सीधे झोउ राजा के सामने घुटने टेक दिए। झोउ राजा ने भौहें चढ़ाईं, इतनी जल्दबाजी, ये कैसी शिष्टता है? झोउ राजा के सामने खड़े मंत्री ने खड़े होने की भी जहमत नहीं उठाई जब उसने अपने सिर के ऊपर से एक धीमी ठंडी आवाज सुनी। झोउ राजा, मुझे लगता है कि आप अपने आरामदायक दिनों में बहुत आराम से रह रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे वांग परिवार के संत को भी अपनी नजरों में रखने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। आध्यात्मिक क्यूई द्वारा प्रवर्धित वह आवाज कान के पर्दों को भेदती हुई प्रतीत हुई, जिससे नीचे बैठे सभी लोग हिल गए तथा उन्होंने पीड़ा भरे भावों से अपने कान ढक लिए। जब झोउ राजा ने नवागंतुक को देखा तो उसकी पुतलियां तुरंत सिकुड़ गईं, उसका मुंह थोड़ा सा खुल गया, लेकिन जो शब्द वह कहना चाहता था वह उसके गले में अटक गया और बाहर नहीं आ सका। वांग परिवार के लोग क्यों आएंगे? हालांकि दूसरे बड़े के पास कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के मामलों का प्रबंधन करने की क्षमता थी, लेकिन उसका हाथ वांग परिवार तक नहीं पहुंच सका। पृथ्वी पर क्या चल रहा है? क्या उन्होंने नहीं कहा था कि जियांग चुवान और वांग लेई में हमेशा अनबन रहती थी? वांग परिवार उसे परेशान क्यों करेगा?
झो राजा पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए रेलिंग की ओर गिरा। उसकी पीठ रेलिंग पर टिकी हुई थी और वह धीरे धीरे नीचे की ओर खिसक रहा था, जब तक कि वह जमीन पर गिर नहीं गया। उसका चेहरा राख जैसा था और उसके होंठ पूरी तरह से रक्तहीन थे। वह जानता था कि अब दूसरा बड़ा भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता, और यहाँ तक कि उसके महान झो राजवंश को भी राजवंश बदलना पड़ेगा। पासी घाटी नाम का अर्थ यह नहीं है कि यह स्थान मकड़ी के जालों से ढका हुआ है। इसके बजाय इस घाटी का भूभाग मकड़ी के जाल की संरचना जैसा है, जो एक दूसरे को काटता है। चारों ओर धुंध घूमती रहती है, जिससे आम लोगों के लिए इसमें खो जाना आसान हो जाता है। हाल ही में पासी घाटी में धुंध पिछले वर्षों की तुलना में अधिक घनी रही है। यहाँ तक कि ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र में जियांग चुवान जैसे साधकों की दृष्टि भी धुंध में 50 मीटर से कम रह गई थी। अन्य सभी की तो बात ही छोड़ दें। जैसे ही कैंग्युआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोग पासी घाटी में दाखिल हुए, उन्होंने एक लाल मोमबत्ती निकाली, उसे जलाया और मोमबत्ती की रोशनी में धीरे धीरे पासी घाटी के किनारे की ओर बढ़े। उनके हाथों में जो मोमबत्तियां थीं, वे संप्रदाय द्वारा उनके लिए विशेष रूप से तैयार की गई थीं। सभी मोमबत्तियां जियांग चुवान के हाथों से होकर गुजरी और अंत में वांग डाक्सियोग द्वारा सभी को वितरित की गईं। मोमबत्ती जलाने के बाद निकलने वाली मोमबत्ती की रोशनी आसपास के धूसर धुंध को काफी हद तक अलग कर सकती है। हालांकि लुओ युवेई के हाथ में जो मोमबत्ती थी, वह अन्य की तुलना में आधे हिस्से छोटी थी, और जब उसे यह मिली तो उसे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। अगर वांग डाक्सियोग ने इस मामले में छेड़छाड़ नहीं की होती, तो वह सावधान हो जाती। इस समय लुओ युवेई आधी मोमबत्ती पकड़े हुए टीम के बिल्कुल अंत में थी, और जब उसने ऊपर देखा तो उसने झो बिन और वांग डाक्सियोग की चमकती आंखें देखीं। ये देखकर लुओ युवेई मन ही मन उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। क्या ये दोनों मिलकर पासी घाटी में उस पर हमला करना चाहते हैं? वे शायद सोचते हैं कि धुंध में हर कोई चिंतित होगा, और यदि एक व्यक्ति भी गायब हो जाए तो कोई भी ध्यान नहीं देगा। लुओ युवेई को इसके बारे में सोचकर ही हंसी आ गई। उसने अपने पिछले जन्म में हजारों साल पहले ऐसी छोटी मोटी चालें देखी थीं, और अब वह अपने पिछले जन्म में संप्रदाय में प्रवेश करने के समय की तुलना में हजारों गुना अधिक शक्तिशाली थी। लुओ युवेई ने इस छोटी सी बात को दिल पर नहीं लिया। यदि झो बिन और अन्य ने अभी भी उसे परेशान करने का अवसर लेने की हिम्मत की, तो उन्हें उसे निर्दयी होने के लिए दोष नहीं देना चाहिए। उसके पिछले जीवन की यात्रा, जिसने उसे अर्थ सम्राट बनने की अनुमति दी, न केवल दावस्रोत अमर शरीर पर निर्भर थी, जिसे दुनिया चाहती थी। 1000 वर्षों के संपर्क के माध्यम से उसने जियांग चुवान से ये भी सीखा कि क्रूर साधना जगत में यदि आप दूसरों के प्रति निर्दयी नहीं हैं, तो आप ही वह व्यक्ति होंगे जो अंततः समाप्त हो जाएंगे। लुओ युवेई की आंखों से एक ठंडी चमक निकली, और उसी समय उसके कदम धीरे धीरे धीमे हो गए। दूसरी ओर सबसे आगे खड़े लोगों को एक बिन बुलाए मेहमान ने रोक दिया। ये जीव बिच्छू जैसा दिखता था, लेकिन इसकी पूंछ छिपकली जैसी मोटी थी। ये पूरी तरह से हल्के भूरे रंग का था और इसकी लंबाई 3 मीटर थी। यदि मोमबत्ती की रोशनी न होती तो वे वास्तव में इसकी खोज नहीं कर पाते। यह एक मैनगी बिच्छू है। ये सही नहीं है, हम केवल पासी घाटी के सीमावर्ती क्षेत्र में हैं। हम एक मैनगी बिच्छू का सामना कैसे कर सकते हैं? मुझे करने दो। जब से हम बाहर आए हैं, मैं बहुत समय से लड़ाई के लिए बेचैन हूँ। मैनगी बिच्छू को देखकर कुछ लोग चिंतित हो गए, जबकि अन्य स्वेच्छा से सबके सामने दिखावा करने लगे। वह मैनगी बिच्छू केवल दाओ पैलेस क्षेत्र की पहली परत पर था। जियांग चुवान का कोई इरादा नहीं था कि वह आगे बढ़े। वह धीरे धीरे एक तरफ हट गया और यह कठिन कार्य अन्य शिष्यों पर छोड़ दिया। सतह पर ऐसा प्रतीत होता था कि उस मानवी बिच्छू में कोई कमजोरी नहीं थी। उसका हल्का भूरा कवच आत्मा के हथियारों के हमलों का भी सामना कर सकता था, और उसकी छिपकली की पूंछ भी थोड़े समय में पुनर्जीवित हो सकती थी। हालांकि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों की ताकत को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस समय दाओ महल क्षेत्र से 2 आंतरिक संप्रदाय शिष्य समूह से बाहर निकल आए। एक ही मुख्य शिखर से वरिष्ठ भाई और कनिष्ठ भाई के रूप में उनका समन्वय काफी मौन था। एक व्यक्ति ने मानवी बिच्छू का ध्यान आकर्षित किया, जबकि दूसरे ने लगातार एक आत्मा हथियार के साथ मानवी बिच्छू के पीछे 1000 साल का संहार किया। उस शिष्य के उन्मत्त 1000 वर्षीय संहार के तहत मानवी बिच्छू की पूंछ खुद को ठीक करने में असमर्थ थी। अत्यधिक रक्त की हानि के कारण वह अनिच्छा से जमीन पर गिर पड़ा। उन दोनों को उत्साहपूर्वक लूट का माल बांटते देख उनके पीछे खड़े शिष्य अपनी लार निगलने से खुद को नहीं रोक सके। कई आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों ने तो अफसोस में अपनी छाती पीट ली और इस बात पर अफसोस जताया कि उन्होंने पहले कदम क्यों नहीं उठाया।
यदि मान यी बिच्छू की लाश को बिक्री के लिए संप्रदाय में वापस लाया जाता तो उसे कम से कम कई हजार निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों की ऊंची कीमत मिल सकती थी। यह उनके कई महीनों के वेतन के बराबर हो सकता है। लुओ युवेई ने मान यी बिच्छू की लाश को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं। मैन यी बिच्छू की लाश के बारे में चिंता मत करो, चलो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। मृत्यु के बाद मान यी बिच्छू की लाश उसके आसपास के रिश्तेदारों को उसे खाने के लिए आकर्षित करेगी। लुओ युवेई ने ऊंची आवाज में सलाह दी। अपने पिछले जीवन में वह 10 बार से अधिक पैसी घाटी में प्रवेश और निकास नहीं कर पाई थी और उसे केवल संयोगवश पता चला था कि मान यी बिच्छू अपनी ही प्रजाति के शवों को खा जाते हैं। उस समय लुओ युवेई पहले से ही एक राजा क्षेत्र विशेषज्ञ थी। मैन यी बिच्छू की लाश का उल्लेख नहीं करने के लिए, भले ही सड़क पर उठाने के लिए उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर हो, वह नीचे झुकने की जहमत नहीं उठाएगी। जब भी वह किसी मान यी बिच्छू को मारती तो मान यी बिच्छुओं का एक बड़ा समूह कुछ ही सेकंड में उसे पूरी तरह से खा जाने के लिए आ जाता। ये छोटी सी बात ऐसी थी जिसकी वह आदी हो चुकी थी, यही कारण था कि उसने अभी इसके बारे में तुरंत नहीं सोचा था। हालांकि आंतरिक संप्रदाय के 2 शिष्यों ने उसकी बातें सुनकर उदासीनता दिखाए। यांग शिमी, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? अगर मैन यी बिच्छू वास्तव में नरभक्षण करते हैं तो हमें ऐसी चीज के बारे में कैसे पता नहीं चल सकता? यह मन यी बिच्छू बहुत बड़ा है, यदि हम इसे नहीं काटते तो हमारे कियानकुन बैग इसे नहीं रख पाएंगे, और इसके अलावा एक लाश को काटने में ज्यादा समय नहीं लगता है। इसके साथ ही दोनों ने फिर से मन यी बिच्छू की लाश को काटना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने भी लुओ युवेई को अजीब नजरों से देखा। स्पष्टतः उन्हें भी लगा कि वह अतिशयोक्ति कर रही थी। वांग डाक्सियोग जियांग चुवान के पास खड़ा था और फुसफुसाया, युवा गुरु यांग शिमी ने जो कहा वह सच है या झूठ? ऐसा लग रहा था कि जियांग चुवान ने वांग डाक्सियोग की बातें बिल्कुल नहीं सुनी, उसकी निगाहें लुओ युवेई पर टिकी हुई थीं। उसके शब्द निकलते ही उसे अपने पैरों के नीचे जमीन में हल्का सा कंपन महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था कि जीवों का एक समूह सभी दिशाओं से दौड़ता हुआ आ रहा है। जियांग चुवान एक पल के लिए चुप रहा, फिर अपने पीछे धूसर धुंध पर नजर डाली और हंसा। अब ये बात सच है या झूठ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वांग डाक्सियोग ने अपना सिर झुका लिया। जियांग चुवान के शब्दों का अर्थ पूरी तरह से समझ नहीं पाया। जियांग चुवान ने उसकी ओर देखा, पीछे की ओर इशारा किया और कहा, वे आ गए हैं। आ गए। जैसे ही उसने यह बात कही, वांग डाक्सियोग ने अपना सिर पीछे की ओर घुमाकर देखा और फिर उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया। चमकदार मोमबत्ती की रोशनी में वह अंततः जान गया कि जियांग चुवान किसके बारे में बात कर रहा था। यह मान यी बिच्छुओं का एक बड़ा समूह था और उन्होंने चुपचाप कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के सदस्यों को घेर लिया था। वांग डाक्सियोग के दृष्टि क्षेत्र में सैकड़ों मान यी बिच्छू प्रकट हुए। इस समय न केवल जियांग चुवान और वांग डाक्सियोग बल्कि बाकी सभी ने स्वाभाविक रूप से मन यी बिच्छू झुंड के आने की खोज की। उनमें से एक विशालकाय मान यी बिच्छू भी था, जो अन्य मान यी बिच्छुओं से दर्जनों गुना बड़ा था, जिसका शरीर पीला था और शरीर के दोनों तरफ बड़े बड़े पंजे थे, जो 2 लोगों के लिए पर्याप्त लंबे थे। आखिर क्या हो रहा है? वह विशालकाय राक्षस मैन यी बिच्छू नेता तो नहीं होगा, है ना? उस मैन यी बिच्छू नेता द्वारा उत्सर्जित आभा मुझे ऐसा महसूस कराती है जैसे मैं 4 चरम सीमाओं के दायरे में अपने बुजुर्ग का सामना कर रहा हूँ। क्या ये हो सकता है कि यांग शिमी ने जो कुछ कहा वह सब सच हो? इतने सारे मान यी बिच्छुओं के साथ हम यहाँ नहीं मरेंगे, है ना? क्या तुम थोड़ा और महत्वाकांक्षी नहीं हो सकते, बच्चे? मत भूलना कि हमारे पास अभी भी जियांग शिक्सयोग है। वरिष्ठ भाई, आप मुझसे ऐसा कैसे कह सकते हैं? अगर आप इतने बहादुर हैं तो अपने पैरों को कांपने से रोकिए। शव को काट रहे 2 आंतरिक संप्रदाय के शिष्य पसीने से तरबतर थे और छलनी की तरह कांप रहे थे। उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ लुओ युवेई को देखा। यांग शिमी, अगर हम अभी लाश को बाहर फेंक दें तो क्या वे लोग पीछे हट जाएंगे? दोनों अपने दिल में जानते थे कि इतनी बड़ी संख्या में मैन यी बिच्छू का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जियांग चुवान जैसा शक्तिशाली व्यक्ति भी यह गारंटी नहीं दे सकता था कि वहां उपस्थित सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। हो सकता है कि कोई पहला बदकिस्मत व्यक्ति बन जाए। बेशक सबसे संभावित लक्ष्य वे दोनों थे जो मान यी बिच्छू की लाश को काट रहे थे और मान यी बिच्छू की आभा उन पर बनी हुई थी। लुओ युवेई ने शब्दों पर अपना सिर हिलाया, साथ ही सामने की ओर थोड़ी आलसी पतली आकृति को भी देखा। क्या वह अपने पिछले जीवन जैसा ही चुनाव करेगा? लुओ युवेई की पिछली जीवन स्मृतियों में जियांग चुवान ने मैन यी बिच्छू झुंड के हमले का विरोध करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया।
इसके बजाय उसने कई नए शिष्यों को बाहर निकाला, जिनकी कोई पृष्ठभूमि नहीं थी और जो निम्न दायरे के थे, ताकि वे मानवी बिच्छुओं का भोजन बन सकें। ये कार्रवाई न केवल निर्विरोध हुई बल्कि सभी ने इसे सर्वसम्मति से स्वीकृति भी दी। वास्तव में वहां उपस्थित सभी लोगों के लिए ये सबसे कम नुकसान वाली विधि थी। घने कोहरे से भरी पासी घाटी में लड़ते हुए जियांग चुवान के पास सभी का हिसाब रखने का कोई तरीका नहीं था। यदि वहां सचमुच कोई बड़ी लड़ाई छिड़ गई तो निश्चित रूप से बड़ी संख्या में शिष्य मारे जाएंगे। यद्यपि जियांग चुवान का दृष्टिकोण निर्दयी और निर्दयी था, ये साधक जगत का जंगल का नियम था, बलवान कमजोर का शिकार होता है और कमजोर के पास कोई विकल्प नहीं होता। भीड़ की उत्सुक निगाहों का सामना करते हुए जियांग चुवान भाव शून्य रहा, केवल उदासीनता से बोला। नए प्रवेशित शिष्य। ये सुनकर लुओ युवेई पहले से ही समझ गया था कि जियांग चुवान अभी भी अपने पिछले जीवन की तरह दूसरों को बचाने के लिए कुछ नए शिष्यों को छोड़ देगा। सब लोग मेरे पास आओ, बाकी लोग उनकी अच्छी तरह से रक्षा करते हैं। ये युवा मास्टर एक ही तलवार के वार से इन छोटे कीड़ों को मार सकता है। जैसे ही जियांग चुवान का अगला वाक्य निकला, लुओ युवेई ने अचानक उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति आश्चर्यचकित और संदिग्ध थी। ऐसा क्यों था कि जियांग चुवान से जुड़ी उसकी पिछली जिंदगी की हर बात इस जिंदगी से मेल नहीं खा सकी। इसके अलावा इस समय अकेले दिखावा करने की कोशिश करना लुओ युवेई की राय में निस्संदेह मौत को बुलावा देना था। जियांग चुवान के बारे में उनकी समझ के आधार पर वह ऐसे व्यक्ति थे जो दूसरों को अपने लिए मरने देंगे और स्वयं कभी जोखिम नहीं लेंगे। उस मानवीय बिच्छू नेता के पास 4 चरम क्षेत्र शिखर की ताकत थी, साथ ही साधारण मानवीय बिच्छुओं की बड़ी संख्या थी। जियांग चुवान के पास अकेले जीतने का मौका कैसे हो सकता था? भले ही लुओ युवेई का 2 जन्मों में पुनर्जन्म हुआ था, फिर भी वह ये नहीं समझ सकी कि जियांग चुवान ऐसा क्यों कर रहा था। सिर हिलाते हुए कोई उत्तर न पा पाने के कारण उसने अधिक गहराई में नहीं जाना। अगर जियांग चुवान यहाँ घायल हो जाती तो यह उसके लिए बहुत बड़ा वरदान होता। सभी को उनके निर्देशों का पालन करते हुए और एक स्थान पर एकत्रित होते हुए देखना। जियांग चुवान ने हल्के से अपने पैर की उंगलियों को टैप किया और अकेले ही मैनयी बिच्छू नेता के सामने 10 मीटर की दूरी पर छलांग लगा दी। जियांग चुवान से लगातार बढ़ते भयानक दबाव को महसूस करते हुए आसपास के मानयी बिच्छू लगातार दहाड़ रहे थे। किसी की भी एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं थी। जियांग चुवान ने ऊपर देखा। मैनयी बिच्छू नेता के विशाल सिर को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति पूरी तरह से शांत थी। जियांग चुवान के विचार में इस तरह की लड़ाई में उसे केवल पहले नेता को पकड़ने की जरूरत थी और उसके नीचे मैनयी बिच्छू के गुर्गे बिना किसी लड़ाई के ढह जाएंगे। हालांकि यदि यह सिस्टम प्राप्त करने से पहले का उसका अतीत होता तो जियांग चुवान को मैनयी बिच्छू नेता को तुरंत मारने का कोई विश्वास नहीं होता। पूर्वी महाद्वीप के इतिहास में भी ये प्राणी अपनी दृढ़ जीवन शक्ति के लिए जाना जाता था। 4 छोरों वाला शिखर मानवी बिच्छू अपने पूर्ववर्ती स्वरूप की कम से कम 3 चालों को रोक सकता था और उन 3 चालों के भीतर बाकी सभी निश्चित रूप से मानवी बिच्छू के झुंड द्वारा खा लिए जाते थे। तथापि वर्तमान जियांग चुवान ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र शिखर पर था और उसने 10,000 गुना रिटर्न प्राप्त करने के बाद असंख्य अभिव्यक्ति बल भी प्राप्त किया था। असंख्य प्रकटीकरण बल द्वारा बढ़ाए जाने के बाद भी उसने अपनी शक्ति की सीमाओं का परीक्षण नहीं किया था। उसने देखा कि उसने अपनी दाहिनी हथेली को पलटकर तलवार जैसी उंगली बना ली और तलवार की तीखी धार तुरंत उसकी उंगली के सिरे में उभर आए। नदी उंगली काट रही है। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, जियांग चुवान ने धीरे से अपनी तलवार की उंगली आगे की ओर उठाई। भयानक शक्ति उमड़ी और बाहर निकली और आसपास की धुंध वास्तव में एक अदृश्य तलवार क्यूई द्वारा चीर दी गई, जिससे एक बड़ा अंतर बन गया। उसी समय धुंध उड़ी और भूमि और भयानक कंपन ने धीरे धीरे एक आकाशव्यापी तूफान का रूप ले लिया। जियांग चुवान के वस्त्र फड़फड़ा रहे थे, उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसकी निगाहें बिना पलक झपकाए मानवी बिच्छू नेता पर टिकी हुई थी। उसने देखा कि मानवी बिच्छू नेता के सिर पर अचानक एक लगभग अगोचर पतली रेखा उभर आई। इसके तुरंत बाद वह पतली रेखा लगातार नीचे की ओर बढ़ती हुई जमीन तक पहुंच गई। मानवी बिच्छू नेता दहाड़ा और उसके 2 विशाल चिमटे संचित बल के साथ जियांग चुवान की ओर झपटे। जियांग तारांकन शिक्सियोनक, जल्दी से चकमा दो। उसके पीछे से कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों ने घबराकर कहा। आहा! कई अनुभवहीन महिला शिष्यों ने तो डर के मारे अपनी आंखें ढक ली। उन्हें डर था कि अगले ही पल उनके सामने खूनी दृश्य आ जाएगा। यदि वह उस पर प्रहार करता तो एक साधक के नाजुक शरीर के साथ वह मरता नहीं, लेकिन कम से कम उसकी त्वचा की एक परत अवश्य कट जाती। अन्य शिष्यों की तुलना में लुओ युवेई वहीं जड़वत खड़ा रहा और जियांग चुवान को आश्चर्य और अविश्वास से देखता रहा।
इस समय ऐसा लग रहा था कि जियांग चुवान ने अपने पीछे खड़े लोगों की चेतावनियों को अनसुना कर दिया है। वह स्थिर खड़ा है और कभी भी पीछे नहीं हट रहा है। जब बड़ा चिमटा जियांग चुवान के चेहरे से 5 मीटर से भी कम दूरी पर था, तो उसके मुंह के कोने पर अचानक एक हल्का सा मोड़ दिखाई दिया। इसके तुरंत बाद वे दो विशाल पंजे जियांग चुवान के सामने रुक गए और आधा इंच भी आगे नहीं बढ़ सके। सभी ने भ्रम में अपने सिर उठाए और उनके सामने जो दृश्य था उसे देखकर उनके दिल की धड़कनें रुक गईं और वे अचंभित रह गए। उन्होंने देखा कि मानवी बिच्छू नेता के शरीर पर ऊपर से नीचे तक एक बहुत ही स्पष्ट हरी रेखा अचानक उभर आई, जिसमें से हरा रक्त लगातार बह रहा था। इसके तुरंत बाद मानवी बिच्छू नेता तुरंत दो हिस्सों में विभाजित हो गया। कटी हुई सतह अविश्वसनीय रूप से चिकनी थी, यहाँ तक कि मोमबत्ती की रोशनी में भी प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रही थी। मानवी बिच्छू नेता के गिरते शरीर ने बड़ी संख्या में मानवी बिच्छुओं को कुचल दिया। अपने बड़े भाई को एक उंगली से मारा गया देखकर अन्य मानवी बिच्छू तुरंत अपना धैर्य खो बैठे और सभी दिशाओं में बिखर गए। जियांग शिक्सियोनग शक्तिशाली है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियांग शिक्सियो की ताकत फिर से इतनी बढ़ जाएगी। हम कब जियांग शिक्सियो की बराबरी कर पाएंगे? जियांग शिक्सियो की उस एक उंगली से अगले सप्ताह की तियानजी पवेलियन रैंकिंग में निश्चित रूप से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सभी के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी जब वे आगे बढ़े और बीच में जियांग चुवान को घेर लिया। जियांग चुवान ने हाथ हिलाया, यहां ज्यादा देर मत रुको। सुरक्षित क्षेत्र ज्यादा दूर नहीं है। जब तक मोमबत्ती बुझी नहीं है, चलो जल्दी से चलते हैं। सभी ने एक स्वर में प्रतिक्रिया दी, जल्दी से अपनी स्थिति समायोजित की और जियांग चुवान के पीछे पंक्तिबद्ध हो गए। बगल में पड़े मैनवी बिच्छू नेता की लाश को नजरअंदाज करते हुए जियांग चुवान ने सभी को धुंध के माध्यम से आगे बढ़ाया और मौके से गायब हो गया। एक क्षण से भी कम समय में जब जियांग चुवान और अन्य लोग एक कोने पर मुड़े, तो उनकी आंखों के सामने रोशनी की एक चमक चमक उठी। प्रकाश के प्रकट होने के साथ ही शिष्यों के हृदय में स्थित भारी पत्थर अंततः सुरक्षित रूप से बैठ गए। जियांग चुवान ने सबसे पहले प्रकाश की उस किरण को छुआ और फिर एक क्षण के लिए उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। जब उसे होश आया तो वह धुंध से बाहर आ चुका था और उसकी दृष्टि तुरंत स्पष्ट और विस्तृत हो गई थी। चारों ओर देखने पर सभी को पता चला कि उन्हें कहीं और टेलीपोर्ट नहीं किया गया था, बल्कि वे अभी भी पासी घाटी के भीतर ही थे। हालांकि उनकी दृष्टि में बाधा डालने वाली धुंध यहां पूरी तरह से साफ हो गई थी। कुछ आंतरिक संप्रदाय के शिष्यों, जिन्हें पासी घाटी का अनुभव था, से स्पष्टीकरण के बाद अन्य लोगों को अंततः पता चला कि यह वही सुरक्षित क्षेत्र था जिसके बारे में जियांग शिक्सियोग ने बात की थी। ये शुद्ध भूमि एक अद्वितीय भव्य संरचना थी जिसे फैंग हुआन क्षेत्र के एक महान साधक ने स्वर्ग विरोधी साधनों का उपयोग करके स्थापित किया था। यद्यपि इस संरचना का दायरा केवल कुछ मील के दायरे में था, लेकिन पासी घाटी के हजारों मील के दायरे की तुलना में ये श्वेत कागज पर स्याही की एक बूंद के समान था। ये बात नगण्य लग रही थी, लेकिन इसका प्रभाव पूरे श्वेत पत्र पर पड़ा। पासी घाटी अत्यंत खतरनाक थी और आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए ये सुरक्षित क्षेत्र होने से पासी घाटी में बाद में कल्टीवेटर प्रशिक्षण के लिए अधिक सुरक्षा प्रदान की गई। जियांग चुवान की नज़र कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के सदस्यों पर पड़ी और उन्होंने देखा कि लुओ युवेई और झोउ बिंग गायब थे। ये स्पष्ट था कि वे दोनों सुरक्षित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए उनके साथ धुंध से बाहर नहीं निकले थे। जियांग चुवान ने अपने बगल में खड़े वांग डाक्सियों की ओर देखा, उसकी निगाह में निहित अर्थ बहुत स्पष्ट था। दूसरे पक्ष को तुरंत समझ आ गया और जियांग चुवान की मदद से वह सबकी नजरों से बच गया और जियांग चुवान द्वारा दी गई मोमबत्ती के साथ चुपके से सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल गया। जियांग चुवान और अन्य लोगों के सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले लुओ युवेई के हाथ में मोमबत्ती पहले ही जल चुकी थी। वह पासी घाटी की धुंध में खो जाने के बारे में चिंतित नहीं थी। अपने पिछले जीवन की यादों के साथ लुओ युवेई अभी भी सुरक्षित क्षेत्र के स्थान को पहचान सकता था। वह वहीं जड़वत खड़ी रही, उसके मन में जियांग चुवान की पहले की आश्चर्यजनक नदी विच्छेदन वाली उंगली घूम रही थी। हालांकि वह जियांग चुवान के वर्तमान राज्य को नहीं समझ सकी, लेकिन उस नदी को अलग करने वाली उंगली की शक्ति को देखते हुए जियांग चुवान की ताकत निश्चित रूप से ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के अफवाह दूसरे या तीसरे स्वर्ग से अधिक थी। अपने पिछले जीवन की तुलना में लुओ युवेई ने पाया कि इस जीवन में जियांग चुवान और भी अधिक अथाह था। पिछले जीवन की वह शक्तिहीनता की भावना, जिसमें चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह उसकी पीठ को छू नहीं सकती थी, अटैक को एक बार फिर महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह पुनः उसी भोली भाली और कमजोर युवती में बदल गई हो। नहीं, मेरे पास अभी भी एक मौका है। मेरे पिछले जीवन की यादें और मेरा दाव स्रोत अमर शरीर मेरी जीत के लिए तुरुप के पत्ते हैं।
लुओ युवेई की आंखें चमक उठीं। उसे विश्वास था कि पिछले जन्म की साधना की अंतर्दृष्टि से वह जियांग चुवान से पहले ही संत लोक पहुंच जाएगी। लेकिन अभी के लिए उसे अभी भी एक खास मक्खी से निपटना था जो हर मील के लिए 1 इंच ले रही थी। लुओ युवेई की निगाहें उसके चारों ओर ठंडी होकर घूमी, अंततः उसकी दाहिनी ओर धुंध पर टिक गईं। उसने जली हुई मोमबत्ती को लापरवाही से अपने पैरों पर फेंक दिया और उसके लाल होंठ थोड़े खुल गए जैसे उसने कहा, छाया में छिपा एक चूहा, किंग लोगपीक का एक आंतरिक संप्रदाय शिष्य। आप वांग डाक्सियोग से भी कहीं ज्यादा बुरे हैं। जैसे ही लुओ युवेई के शब्द गिरे, लुओ युवेई के बगल में धुंध से एक ठंडी खर्राट आए। तुरंत बाद झो बिन का रूप धीरे से बाहर आया। उसके हाव भाव चंचल थे, उसकी नजरों में लुओ युवेई एक वध के लिए तैयार मेमने जैसा लग रहा था। झो बिन ने अपने हाथ में आधी जली हुई मोमबत्ती हिलाई और उपहास किया। यांग शिमी, कृपया गलतफहमी न पालें। मैंने सुना है कि आपकी मोमबत्ती खत्म हो गई है, इसलिए मैं खास तौर पर आपको बाहर ले जाने आया हूं। आप वरिष्ठ भाई को कैसे धन्यवाद देंगे? जैसे ही उसने कहा, झो बिन के कदम नहीं रुके, वह कदम दर कदम लुओ युवेई की ओर बढ़ रहा था। कहा जा सकता है कि वर्तमान स्थिति में समय, स्थान और मानवीय संबंधों के सभी लाभ उसके लिए मौजूद हैं। झो बिन को तो ये भी नहीं पता था कि वह कैसे हार सकता है। वह लंबे समय से लुओ युवेई के आकर्षक शैतानी स्वरूप की चाहत रखता था। इस समय झो बिन की आंखों में एक भयंकर चमक चमक उठी जब उसने लुओ युवेई को देखा, मानो वह अगले ही पल एक जानवर में बदल जाएगा। ये देखकर लुओ युवेई के चेहरे पर तुरंत घृणा दिखाई दी। लगता है तुम्हें सचमुच मौत का डर नहीं है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट दूंगा। इस समय लुओ युवेई के शब्दों में पहले से ही क्रोध का संकेत आ गया था। ये सुनकर झो बिन ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। यांग शिमी, ऐसा लगता है कि आपने वर्तमान स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देखा है। मैं झो बिन एक दाव पैलेस क्षेत्र का साधक हूं। अगर मैं यहां खड़ा रहूं और तुम्हें मुझे मारने दूं तो क्या तुम मेरी सुरक्षा को भेद सकते हो? यांग शिमी, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। जब तक तुम मेरे दाव साथी बनोगे, न केवल मैं तुम्हारे लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाऊंगा, बल्कि मैं तुम्हें सुरक्षित क्षेत्र में भी ले जाऊंगा। इस समय झो बिन के चेहरे पर चिंता के कोई लक्षण नहीं दिखे। उनके लिए एक नवप्रवेशित महिला शिष्या के साथ व्यवहार करना आसान था। इसके अलावा अब उनके पास वह जीवन रेखा थी जो यह निर्धारित करती थी कि दूसरा पक्ष सुरक्षित क्षेत्र में जा सकता है या नहीं। झो बिन को विश्वास नहीं था कि लुओ युवेई विनम्रतापूर्वक अनुपालन नहीं करेगा। उसने लुओ युवेई को चंचल भाव से देखा और उसी समय एक और कदम आगे बढ़ाया। लेकिन अगले ही पल झो बिन को पछतावा हुआ। लुओ युवेई की आंखें सिकुड़ गईं और अचानक एक अलौकिक और तेज आभा उससे फूट पड़ी। इस आभा के साथ आसपास का कोहरा भी उग्र और अस्त व्यस्त हो गया। भयानक हवा की गति ने झो बिन की आंखों को अनियंत्रित रूप से संकुचित कर दिया। लुओ युवेई की आभा को महसूस करते हुए, जो उसकी अपनी आभा से कहीं अधिक मजबूत थी, झो बिन के पैर कांपने लगे और वह कई कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सका। चार चरम क्षेत्र। लुओ युवेई की ओर उसकी नजरें तुरंत खुशी से गम में बदल गईं। क्या सचमुच एक नए शिष्य में इतनी ताकत हो सकती है? झो बिन भागना चाहता था, लेकिन उसने पाया कि चाहे वह धुंध में कितना भी छिप जाए, एक निगाह हमेशा उस पर टिकी रहती थी। वह जानता था कि दाव महल क्षेत्र चतुर्थ चरण की साधना के साथ वह उसकी एक चाल का भी सामना नहीं कर पाएगा। जैसे ही झो बिन ने मुड़कर आंसू भरी विनती और घुटने टेक कर दया की भीख मांगने की तैयारी की, उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे स्तब्ध और जड़वत कर दिया। लुओ युवेई ने अपने हाथ को एक तलवार की उंगली में बदल दिया और तलवार का इरादा धीरे धीरे दो नीले लंबे तलवारों में बदल गया। जैसे ही उसकी तलवार उंगली ने इशारा किया, दोनों तलवारें अत्यधिक गति से निकल गईं। झो बिन को प्रतिक्रिया करने का भी समय नहीं मिला। अगले ही सेकंड में तलवार के इरादे से बनाई गई तेज तलवारों ने उसकी भुजाएं तुरंत काट दी। वह अपने शरीर के खाली हिस्सों को घूरता रहा, उसके चेहरे पर बहता खून अभी भी गर्म था। ये कैसे संभव है? झो बिन बुदबुदाया, उसका चेहरा पीला पड़ गया था, एक बच्चे की तरह जिसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो, बेहद कमजोर। उसका शरीर कमजोर होकर डगमगाया, फिर वह सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। लुओ युवेई का चेहरा ठंडा था। उसने बस जमीन पर घुटनों के बल बैठे कांपते झो बिन पर नजर डाली, फिर सीधे एक कटे हुए हाथ के पास गई और उसकी हथेली से मोमबत्ती ले ली। जैसे ही लुओ युवेई मुड़ने और जाने वाला था, झो बिन की कमजोर आवाज फिर से सुनाई दी। यांग शिमी, मेरी जान बख्श दो। हम साथी शिष्यों की खातिर, जब तक तुम मुझे सुरक्षित क्षेत्र में ले जाओगे, मैं आज जो हुआ उसके बारे में बिल्कुल नहीं बोलूंगा।
इस समय झो बिन की अभिव्यक्ति कुछ हद तक घबराई हुई लग रही थी, और उसकी बाहों से लगातार बहते खून ने उसके शिष्य के वस्त्र को लाल कर दिया था। वह उठने के लिए संघर्ष कर रहा था, आगे बढ़ने की कोशिश करते समय उसके पैर कांप रहे थे। लेकिन लुओ युवेई ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने एक और तलवार की उंगली दिखाई और एक तेज तलवार क्यू ने झो बिन के पैरों के पास एक गहरी खाई बना दी। लुओ युवेई को धुंध में गायब होते देख झो बिन के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उसे यकीन था कि अगर उसने अभी एक और कदम आगे बढ़ाया होता तो शायद उसके पैर भी नहीं बचते। अब खतरनाक पासी घाटी में अपने दोनों हाथ और मोमबत्ती खो देने के बाद झो बिन को निस्संदेह मौत की सजा सुनाई गई थी। उसका शरीर शिथिल पड़ गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। निराशा में उसे अचानक याद आया कि लुओ युवेई की मोमबत्ती का दूसरा आधा हिस्सा उसके कियानकुन बैग में था। इस समय झो बिन डूबते हुए व्यक्ति की तरह आखिरी तिनके का सहारा ले रहा था। वह हताश होकर नीचे झुका और अपनी कमर पर रखे कियानकुन बैग को मुंह से काट लिया। वास्तव में मोमबत्ती का वह आधा हिस्सा अभी भी यहीं है। झो बिन की आंखें चमक उठी और उसने जल्दी से अपनी दिव्य इंद्रिय का उपयोग करके कियानकुन बैग से आधी मोमबत्ती निकाली। लेकिन अचानक उसके सामने एक मोमबत्ती की रोशनी जल उठी, जिसने उसके पीले और उत्तेजित चेहरे को रोशन कर दिया। झो बिन ने अकड़कर अपना सिर उठाया। उस व्यक्ति को देखकर जो आया था उसे अपनी अस्त व्यस्त हालत की भी परवाह नहीं थी। उसके घुटने जमीन से रगड़ रहे थे और वह खुशी से चिल्लाते हुए दूसरे व्यक्ति की ओर बढ़ा। भाई वांग, ये बहुत बढ़िया है, क्या आप मुझे बचाने के लिए यहाँ हैं? झो बिन खुद को भाग्यशाली महसूस करने से नहीं रोक सका कि उसने कार्रवाई करने से पहले वांग दाक्सियों का सहयोग मांगा था, अन्यथा वह इस बार सचमुच बर्बाद हो जाता। मोमबत्ती की रोशनी में वांग दाक्सियों का रूखा चेहरा भावहीन था। अचानक उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। झो बिन, मैं तुम्हें लंबे समय से ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें अभी भेज दूंगा। वांग दाक्सियों की ठंडी मुस्कान ने झो बिन को झकझोर कर रख दिया। उसने एक बदसूरत मुस्कान लाने की कोशिश की, उठने के लिए संघर्ष किया। वह वांग दाक्सियों को वह सब कुछ बताना चाहता था जो पहले हुआ था। इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वांग दाक्सियों ने एक कदम आगे बढ़ाया और झो बिन की छाती पर माउंटेन क्रशिंग फिस्ट से वार किया। झो बिन ने अविश्वास से दूसरे पक्ष को देखा, उसके मुंह से अनियंत्रित रूप से खून बहने लगा। झो बिन, हमारे युवा मास्टर जिस व्यक्ति को चाहते हैं वह तुम्हारे जैसा कोई साधारण कुत्ता या मुर्गी नहीं है जिसे छुआ जा सके। वांग दाक्सियों झो बिन के कान के पास झुके और धीमी आवाज में समझाया। झो बिन का मूड इस समय स्वर्ग से नर्क में गिरने जैसा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस पूरे समय में कई लोगों ने उसे बेवकूफ बनाया है। वांग दाक्सियों ने भयावह रूप से मुस्कुराते हुए झो बिन को कंधे पर एक हल्का धक्का दिया और दूसरे पक्ष का शरीर सीधे पीछे की ओर गिर गया। उसके अभी अभी किए गए उस मुक्के ने झो बिन के हृदय की सभी मेरिडियंस को तोड़ दिया था, यहां तक कि एक अमर भी उसे बचाने में असमर्थ होगा। मानो उसने अभी अभी कोई मामूली काम किया हो। वांग दाक्सियों इस समय भावशून्य था, बिना किसी मनोवैज्ञानिक बोझ के। फिर वह बिना रुके सुरक्षित क्षेत्र की ओर भागा। सुरक्षित क्षेत्र के अंदर निंग शिन ने अपने साथी शिष्यों को अपने चारों ओर हंसते और चर्चा करते हुए देखा। फिर जियांग चुवान को देखा, जो पास ही आंखें बंद करके बैठा था। उसकी अभिव्यक्ति उलझन भरी थी। यांग युवेई और दो वरिष्ठ भाई कहाँ गए? निंग शिन ने धीरे से कहा। हालांकि जब वह पहली बार संप्रदाय में प्रवेश की थी तब वह लुओ युवेई के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। लेकिन अगले दिन जब दूसरे पक्ष ने उसे गुप्त कला सीखने में उसकी गलती बताई तो उसके प्रति उसका रवैया काफी बदल गया। यद्यपि निंग शिन का जन्म 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में एक धनी परिवार में हुआ था और उसे छोटी उम्र से ही उसके माता पिता और भाइयों ने लाड़ प्यार दिया था, उसके पास विश्वास करने के लिए बहुत से सच्चे दोस्त नहीं थे और वह अभी भी कंग्युआन तलवार संप्रदाय में कुछ दोस्त बनाने की उम्मीद करती थी। अब निंग शिन ने लुओ युवेई को लंबे समय से नहीं देखा था और उसका दिल अचानक दूसरे पक्ष के लिए चिंतित हो गया। फिर जियांग चुवान को देखते हुए निंग शिन ने अपने छोटे होठों को भींच लिया, चुपचाप अपने दिल में खुद को प्रोत्साहित किया और जियांग चुवान की तरफ बढ़ गई। जियांग तारानकन शिक्सियोनग, यांग युवेई और झो बिन सीनियर ब्रदर गायब लग रहे हैं। जब से हम सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर गए हैं मैंने उन्हें नहीं देखा है। जब निंग शिन ने ये कहा तो उसने सीधे जियांग चुवान के चेहरे की ओर नहीं देखा, बल्कि हमेशा अपना सिर नीचे करके उसके पैर की उंगलियों को देखती रही। ये सुनकर जियांग चुवान हल्के से मुस्कुराया, मुझे इस बारे में पहले से ही पता है। मैंने वांग दाक्सियों को उन्हें ढूंढने के लिए वापस भेज दिया है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द परिणाम सामने आएंगे।
वह निंगशिन की शर्मीली उदास नजर को देखकर खुद को मनोरंजक समझने से रोक नहीं सका। सबसे पहले जियांग चुवान ने सोचा कि निंगशिन अपने परिवार द्वारा बिगाड़ी गई एक युवा लड़की थी, और जब वह कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में पहुंची तो वह बेहद घमंडी हो जाएगी। हालांकि दूसरा पक्ष अब लुओ युवे की सुरक्षा के बारे में चिंतित था, जो कि जियांग चुवान ने उम्मीद नहीं की थी। निश्चित रूप से एक क्षण से भी कम समय में ये वैसा ही हो गया जैसा जियांग चुवान ने कहा था। वांग डाक्सियोंग गंभीर भाव के साथ सुरक्षित क्षेत्र में लौट आया। सबकी निगाहों के सामने उसने धीरे से एक कटा हुआ हाथ बाहर निकाला। वांग डाक्सियोंग ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिलाया। उसकी आवाज भारी हो गई। झो झो बिन वरिष्ठ भाई, वह धुंध में एक दुर्घटना का शिकार हो गए। मुझे उसका शरीर नहीं मिला, केवल ये कटा हुआ हाथ रास्ते में मिला। बोलते समय वांग डाक्सियोंग ने एक हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह आंसू बहा रहा हो। जब लोगों ने वांग डाक्सियोंग के हाथ में कटा हुआ हाथ देखा तो सभी दंग रह गए। कटे हुए हाथ पर बची आस्तीन से ये देखा जा सकता था कि इस कटे हुए हाथ का मालिक कैंग्युआन तलवार संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। कटे हुए हाथ के कट पर अनियमित काटने के निशान के साथ सभी ने अनुमान लगाया कि झो बिन को पासी घाटी में खो जाने के बाद एक शक्तिशाली और अनूठा भयंकर राक्षस का सामना करना पड़ा होगा। कई लोगों ने अपने लिए दुख की भावना महसूस की और साथ ही आभारी थे कि वे जियांग शिक्सियों का अनुसरण कर सके, जिसने उन्हें इसमें खो जाने से रोका। वांग डाक्सियोंग के चेहरे को ढांकते हुए उसके दर्द भरे भाव को देखकर हर कोई मदद नहीं कर सका, लेकिन आह भरते हुए कहा, झो बिन वास्तव में एक अच्छा भाई था। जियांग चुवान आगे बढ़ा और वांग डाक्सियोंग के कंधे पर थपथपाते हुए भारी मन से बोला, डाक्सियोंग, कृपया मेरी संवेदना स्वीकार करें। मृतकों को वापस जीवित नहीं किया जा सकता। मैं भविष्य में जूनियर भाई झो बिन का बदला जरूर लूंगा। जब तुम वापस जाओ तो उसे ठीक से दफना देना। ये 10 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर झो बिन के परिवार को दे देना, जो घर से बहुत दूर है, मेरी ओर से। ये सुनकर वांग डाक्सियोंग ने गंभीरता से आत्मा पत्थर को स्वीकार कर लिया और साथ ही अपना सिर एक तरफ कर लिया, ताकि उस समय दूसरों को उसकी अभिव्यक्ति न दिखे, क्योंकि वह सचमुच अब इसे और नहीं रोक सकता था। वो धन्यवाद युवा मास्टर। वांग डाक्सियोंग ने रोने की पूरी कोशिश की। अपनी हंसी को दबाते हुए उन्होंने जियांग चुवान को धन्यवाद दिया। वहां उपस्थित सभी लोगों ने वांग डाक्सियोंग के हाथ में उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर को देखकर अपनी लार निगल ली और साथ ही वे अपने जियांग शिक्सियोंग के बारे में और भी अधिक आश्वस्त हो गए। कौन ऐसे वरिष्ठ भाई के लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहेगा, जो बिना किसी हिचकिचाहट के अपने अधीनस्थों के लिए मुआवजे के रूप में 10 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन निकाल सकता है। आसपास के शिष्यों की उत्कट निगाहों को महसूस करते हुए जियांग चुवान अपने मुंह के कोने को हिलाए बिना नहीं रह सका। यदि उन्हें पता होता कि उनके पूर्ववर्ती ने पत्थर के जुआगर की एक यात्रा में 3 लाख उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन खो दिए थे, उन्होंने सोचा कि क्या वे अब भी ऐसा ही सोचेंगे। तभी जियांग चुवान की निगाहें एक क्षण के लिए सुरक्षित क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर टिक गईं और वह भौंचक्का हो गया। जूनियर सिस्टर यांग युवेई कहाँ है? जियांग चुवान ने पूछा। जूनियर सिस्टर यांग पहले से ही नहीं है। वांग डाक्सियोंग ने सोचा कि लुओ युवेई पहले ही सुरक्षित क्षेत्र में लौट चुका है और उसने लगभग वही कह दिया जो उसके मन में था। लेकिन चारों ओर देखने के बाद उन्होंने पाया कि लुओ युवेई वहां मौजूद नहीं था। फिर उसके चेहरे के भाव बदल गए और उसने कहा, मैंने जूनियर सिस्टर यांग को यहाँ आते हुए देखा था। ये रास्ते में उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हुई होगी, है ना? ये वह कार्य था जो जियांग चुवान ने उससे दिया था, और अब जब लक्ष्य चला गया था तो उसे डर था कि जियांग चुवान उससे वे 10 उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर वापस ले लेगा जो उसने उसे पहले दिए थे। ये सुनकर जियांग चुवान ने चारों ओर देखा। हालांकि उन्हें लुओ युवेई का पता नहीं चला, लेकिन दूसरे पक्ष के अपार भाग्य के साथ भले ही खतरा हो, दूसरा पक्ष खतरे को सुरक्षा में बदलने में सक्षम होगा। उसे इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। शायद लुओ युवेई इस समय सुरक्षित क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ था। जियांग चुवान ने काफी देर तक सोचा, फिर कहा, अगर ऐसा है तो कोई समस्या नहीं है। मैंने देखा कि जूनियर सिस्टर यांग के पास पहले बहुत कम मोमबत्तियां थीं, इसलिए मैंने उन्हें दूसरे प्रवेश द्वार की ओर इशारा किया। मुझे लगता है कि वह पहले ही दूसरे प्रवेश द्वार से अंदर आ चुकी है। ये सुनकर सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग शिक्सियोंग इतना दूरदर्शी होगा, यहाँ तक कि नए शिष्यों के लिए भी इतनी परवाह दिखाएगा। हाँ, हम सभी को भविष्य में जियांग शिक्सियोंग के उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए। कैंग्युआन तलवार संप्रदाय समूह ने सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले अधिक शारीरिक शक्ति का उपभोग नहीं किया।
जियांग चुवान टीम के सामने गया और गंभीर भाव से बोला, ठीक है, इधर उधर बैठना बंद करो, चलो अंदर चलते हैं। ये सुनकर वहां उपस्थित सभी लोगों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की और सभी ने एक साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। प्रत्येक जियांग चुवान के पीछे खड़े होने के लिए दौड़ा और कामना की कि वे अपने पूरे शरीर को उससे चिपका सकें। जियांग चुवान ने सबकी प्रतिक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया। उसे लग रहा था कि पासी घाटी में हाल ही में बड़े पैमाने पर छाई धुंध का संबंध बाहरी इलाके में कहीं सील के ढीले होने से है। जियांग चुवान ने भी अपने पिता से सील के बारे में सुना था। यह अफवाह है कि पासी घाटी में कई छोटे गुप्त क्षेत्र छिपे हुए हैं और सबसे भीतरी गुप्त क्षेत्र की सील अब तक बरकरार है क्योंकि कई वर्षों से बहुत कम लोग इसके पास गए हैं। हालांकि पांसी घाटी की बाहरी परिधि के पास एक छोटा सा गुप्त क्षेत्र कल्टीवेटरों द्वारा बार बार अन्वेषण के कारण लंबे समय से अपनी सील को दबाने में असमर्थ था। पांसी घाटी की बाहरी परिधि में धुंध गुप्त क्षेत्र से बाहर लीक हो गई। अब जबकि बाहरी धुंध व्याप्त हो गई है और यहां तक कि मानवीय बिच्छू समूह भी किनारे की ओर बढ़ने लगे हैं, तो ऐसा लगता है कि उस गुप्त क्षेत्र की मुहर अधिक समय तक नहीं टिकेगी। अब उन्हें जो करने की जरूरत है वह है उस गुप्त क्षेत्र को ढूंढना और सील को पूरी तरह से तोड़ना। जब तक गुप्त क्षेत्र की विरासत छीन ली जाती है तब तक धुंध भी शायद अधिक समय तक नहीं रहेगी। जियांग चुवान ने अनुमान लगाया कि संप्रदाय के उच्च पदस्थ अधिकारियों को ये बात लंबे समय से पता थी और शुरू से ही उन्हें टीम का नेतृत्व करने देना, उन्हें कैंग्युआन तलवार संप्रदाय की युवा पीढ़ी के लिए गुप्त क्षेत्र की विरासत के लिए प्रयास करने देना था। बूम! इससे पहले कि जियांग चुवान कुछ और सोच पाता, अचानक एक जोरदार गर्जना गूंज उठी। जमीन लगातार हिलती और लहराती रही और कुछ नए शिष्य, जिन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की थी, लगभग अपना संतुलन खो बैठे और जमीन पर गिर पड़े। जियांग चुवान ने खुद को संभालते हुए जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदा और उसकी निगाह अनायास ही उस दिशा की ओर चली गई जहां से तेज आवाज आ रही थी। वह थोड़ा सा भौचक्का हो गया और तुरंत अपने आप से सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ है। क्या ये तेज आवाज वास्तव में सुरक्षित क्षेत्र के अंदर से आई थी? इस स्थिति में उस समय केवल एक ही संभावना थी और वह ये थी कि किसी ने जियांग चुवान और उनसे पहले गुप्त क्षेत्र को खोल दिया था। जियांग चुवान जानता था कि वह अब शिष्यों को धीरे धीरे आगे नहीं ले जा सकता था। उसने अपनी गति तकनीक को सक्रिय किया, एक कदम आगे बढ़ते हुए तुरंत ही अपने और दूसरों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया और उसका शरीर अत्यधिक गति से एक विशिष्ट दिशा की ओर बढ़ गया। गुप्त क्षेत्र में विरासत को अन्य लोगों को पहले वहां पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। उसे अपने छोटे से धन वृक्ष को विकसित करने के लिए अपने भीतर की विरासत पर निर्भर रहना पड़ा। उसके पीछे खड़े लोगों को कमोबेश अंदाजा हो गया था कि क्या हो रहा है और उन्होंने जियांग चुवान की गति के साथ पूरी तरह से तालमेल बनाए रखने के लिए अपनी सबसे तेज गति की तकनीकों को सक्रिय कर दिया। 1 मिनट से भी कम समय में जियांग चुवान अपनी यात्रा के गंतव्य पर पहुंच गया। धूसर धुंध के गुच्छों से निर्मित और लगातार घूमता हुआ एक गुप्त क्षेत्र मार्ग जियांग चुवान के ठीक सामने पत्थर की दीवार पर अचानक प्रकट हुआ। उसी समय पत्थर की दीवार के सामने 2 समूह के लोग एक दूसरे को घूर रहे थे। इनमें से एक समूह वांग परिवार के सदस्य थे जिनसे जियांग चुवान का सामना महान झोउ राजवंश में हुआ था। जियांग चुवान को दूसरे समूह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, संभवतः उनके नेता का जियांग चुवान के पूर्व स्वरूप से कोई संबंध नहीं था। कुछ समय तक किसी भी पक्ष ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया, इसके बजाय वे गुप्त क्षेत्र के बाहर एक दूसरे से सावधान रहे। हालांकि जियांग चुवान के आगमन के साथ ये संतुलन तुरंत टूट गया। वहां उपस्थित दोनों पक्षों की निगाहें जियांग चुवान की ओर मुड़ गईं। कई लोगों के हाव भाव तुरंत ही अस्वाभाविक हो गए। मूलतः दोनों पक्ष चीजों को उचित रूप से वितरित कर सकते थे, लेकिन अब जियांग चुवान और अन्य लोगों के आगमन से स्थिति में सूक्ष्म परिवर्तन आ गया था। वांग लेई की अभिव्यक्ति और भी बदल गई। यह अच्छी तरह से ज्ञात था कि जियांग चुवान के साथ उसका रिश्ता हमेशा आग और पानी की तरह था। इसके बाद जियांग चुवान पर दबाव डालने के लिए विपरीत पक्ष के साथ मिलकर काम करने की बहुत संभावना थी और उस समय वांग परिवार के सदस्यों को निश्चित रूप से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मजबूर किया जाएगा। पीछे से आए कांग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्य भी जियांग चुवान के पीछे पहरा दे रहे थे तथा कभी कभी विपरीत दिशा की ओर उत्तेजक निगाहें फेंक रहे थे। इस समय जियांग चुवान बहुत अधिक शांत दिखाई दे रहा था। चूंकि अभी तक किसी ने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए उसके लिए यह बहुत आसान होगा। विपरीत 2 समूहों में से सर्वोच्च क्षेत्र केवल ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र 5वां स्वर्ग था। अब उनके लिए 2 और समूहों का भी कोई प्रभाव नहीं होगा। तीनों गुटों के अलग अलग विचार थे और एक बड़ा युद्ध आसन लग रहा था।
जियांग चुवान के पीछे खड़ी निंगशिन अचानक उत्साहित होकर चिल्लाई, बड़े भाई, दूसरी बहन, आप भी यहाँ क्यों हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, वहां उपस्थित सभी लोगों की निगाहें निंगशिन की ओर उठ गईं। तभी निंगशिन को एहसास हुआ कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे और वह तुरंत शर्मिंदा महसूस करते हुए जियांग चुवान के पीछे छिप गई। वांग परिवार के विपरीत दिशा में एक पुरुष और एक महिला जो सीधे वांग लेई के सामने थे, निंगशिन की चीख सुनकर उनकी आंखें चमक उठीं। शिनप्र, उन्होंने एक साथ कहा। उनकी आंखें चिंता से भरी हुई थी जब उन्होंने निंगशिन को देखा। वे निंग युआन, निंग परिवार के सबसे बड़े बेटे, और निंग जू, दूसरी युवा मिस थे, और इस बार निंग परिवार के पासी घाटी का पता लगाने के मिशन का नेतृत्व उन दोनों ने किया था। उनमें से किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि निंगशिन, जो अभी अभी कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में शामिल हुई थी, को अनुभव के लिए पासी घाटी भेजा जाएगा। इतनी दूर तक पैदल चलने के बाद उन्हें पता चला कि हाल ही में पासी घाटी की बाहरी परिधि कितनी अशांत थी। निंगशिन ने निंग युआन और निंग जू को देखा, फिर अपनी नजर जियांग चुवान की ओर घुमाई। जियांग चुवान की स्वीकृति मिलने के बाद उसकी खूबसूरत आंखें चमक उठीं और वह उत्साह से निंग युआन और निंग जू के पास दौड़ी। निंग जू की पतली कमर को गले लगाया और बिगवेल अभिनय करते हुए कहा, बड़े भाई, दूसरी बहन, मुझे आपकी बहुत याद आई। निंग जू ने प्यार से निंगशिन के सिर पर हाथ फेरा, उसकी आंखें मुस्कुराहट से भरी थीं। निंग युआन ने अपने सामने बैठे जियांग चुवान की ओर देखा, निंगशिन के कान के पास झुका और अर्थपूर्ण ढंग से कहा, शिना, कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में जाने के बाद तुम्हारी प्रगति कैसी है? ओह, बड़े भाई, आप क्या कह रहे हैं? ये सुनकर निंगशिन तुरंत उसके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ गई। उसका छोटा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा निंग जू की छाती में छिपा लिया। ये देखकर निंग युआन और निंग जू ने केवल मुस्कुराहट का आदान प्रदान किया और कुछ नहीं कहा। वे, बुजुर्ग होने के नाते, स्वाभाविक रूप से अच्छी तरह से जानते थे कि निंगशिन बचपन से ही जियांग चुवान की प्रशंसा करती थी। जियांग चुवान की प्रतिभा विलक्षण थी और उसके पीछे का जियांग परिवार निंग परिवार से भी श्रेष्ठ था। और उनके निंग परिवार का जियांग परिवार के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता रहा था। दोनों के बीच के मामले में दोनों परिवारों के बीच एक मौन समझ थी। अन्यथा निंग परिवार ने अपने सबसे पसंदीदा तीसरे युवा मिस को कैंग्युआन तलवार संप्रदाय में शामिल होने की अनुमति नहीं दी होती। अब निंगशिन के संपर्क के साथ कैंग्युआन तलवार संप्रदाय और निंग परिवार ने स्पष्ट रूप से एक संयुक्त मोर्चा बना लिया था। वांग परिवार के सदस्यों के चेहरे के भाव बदसूरत हो गए। अप्रत्याशित रूप से इस समय जियांग चुवान अचानक हंस पड़ा। उसकी निगाहें निंग और वांग परिवारों के शिष्यों पर घूम गईं, जैसे कोई सम्राट दुनिया को देख रहा हो। उन्होंने उदासीनता से कहा, चूंकि हम यहाँ संयोगवश मिले हैं, तो समय बर्बाद न करें। ये युवा मास्टर आज इसे यहाँ रख रहा है। ये गुप्त क्षेत्र मेरे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय का है। यदि आप आश्वस्त नहीं हैं, आप सभी एक साथ आ सकते हैं। तार्किक रूप से कहें तो निंग युआन और अन्य लोगों के साथ मिलकर वांग लेई को किनारे करना निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट बात होगी। लेकिन जियांग चुवान ऐसा नहीं सोचता था। उसके लिए एक ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र को एक हाथ से दबाया जा सकता था और इसी तरह दो हाथों से भी कोई दबाव नहीं पड़ेगा। गुप्त क्षेत्र विरासत के लिए हर किसी को जल्द या बाद में एक लड़ाई होगी, इसलिए निंग युआन, वांग लेई और गुप्त क्षेत्र के बाहर के अन्य लोगों को सीधे ब्लॉक करना बेहतर होगा। उस समय लुओ युवेई द्वारा विरासत प्राप्त करने की संभावना लगभग 100% होगी। यही वह चीज थी जो वह देखना चाहता था। जहां तक निंग परिवार वगैरह का सवाल है, जियांग चुवान ने कभी उनकी परवाह नहीं की थी। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा स्थान शांत हो गया। यहाँ तक कि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय और अन्य लोगों ने भी भ्रमित भाव प्रदर्शित किए। वे ये समझने में असमर्थ थे कि उनका जियांग शिक्सियोंग अचानक ऐसे कठोर शब्द क्यों बोल रहा है। ऐसा करने से निंग और वांग दोनों परिवारों को एक ही समय में ठेस पहुंचेगी। उनके छोटे शरीर दोनों परिवारों के प्रतिभाशाली शिष्यों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। निंग युआन भी वहीं स्तब्ध रह गया। सहयोग करने का उनका इरादा लगभग उनके चेहरे पर लिखा हुआ था। क्या ये जियांग चुवान मूर्ख था? क्या वह सचमुच ये सोचता था कि चूंकि वह तियांजी पवेलियन की प्रतिभा रैंकिंग में तीसरे स्थान पर था, इसलिए उसके पास एक के विरुद्ध दो मुकाबले लड़ने की ताकत थी? जियांग चुवान के ऐसे दबंग पक्ष को देखकर निंग युआन अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह अपनी तीसरी बहन के बारे में चिंता करने से खुद को नहीं रोक सका। अगर वह वास्तव में जियांग चुवान के साथ मिल गई, तो क्या वह पूरी तरह से जियांग चुवान के नियंत्रण में होगी? और वांग परिवार के सदस्यों ने जियांग चुवान को अजीब सी नजरों से देखा। वांग लेई ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, उसकी निगाहें जियांग चुवान पर टिकी रहीं।
जियांग चुवान के बारे में अपनी समझ के आधार पर दूसरा पक्ष ऐसी लड़ाई नहीं लड़ेगा जिसमें उसे जीतने का भरोसा न हो। जियांग चुवान के अभिमानी और दबंग शब्दों से वांग लेई ने एक मजबूत आत्मविश्वास, एकमात्र होने का एक अजेय विश्वास सुना। उन्होंने इस तरह की भावना केवल प्रतिभा रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहे व्यक्ति से ही महसूस की थी। वांग लेई ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। जियांग चुवान, इस कथन के आधार पर मैं वास्तव में आपसे कमतर हूं। हालांकि यदि आप युद्ध चाहते हैं तो मैं, वांग लेई, किसी भी समय तैयार हूं। शुरुआती सदमे के बाद निंग परिवार और वांग परिवार के शिष्य गुस्से से भर गए। 8 अतिवाद क्षेत्र के एक प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य होने के नाते उनमें स्वाभाविक रूप से अहंकार की भावना थी। अब जियांग चुवान इतनी बेतहाशा और दबंगई से बोल रहा था, क्या वह सचमुच सोचता था कि वे मिट्टी से बने थे? निंग युआन ने निंग शिन की ओर देखा तो उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी निगाहों से प्रशंसा की भावना बह रही थी। वो ये संदेह करने से खुद को नहीं रोक सका कि यदि वह और निंग जू वहां नहीं होते तो निंग शिन ने शायद पहले ही जियांग चुवान के लिए जयकार करना शुरू कर दिया होता। निंग युआन ने अपना सिर घुमाया, एक हाथ से अपना माथा पकड़ा और खुद से बुदबुदाया, मेरी मूर्ख छोटी बहन सचमुच बचाई नहीं जा सकती। फिर उसने एक क्षण के लिए अपनी भावनाओं को शांत किया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं और वह अपने हाथों को पीठ के पीछे करके हवा में ऊपर उठ गया। उसके चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई की लहरें लगातार प्रकट होती रहीं और उसने तुरंत एक अलौकिक गुण प्राप्त कर लिया। निंग परिवार के वर्तमान संत के रूप में निंग युआन ने स्वाभाविक रूप से तियानजी मंडप द्वारा जारी की गई विलक्षण रैंकिंग में बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया। यद्यपि वह जियांग चुवान और वांग लेई से थोड़ा कमतर थे, फिर भी वह 8वें स्थान के उच्च स्थान पर थे। नीचे खड़े निंग परिवार के शिष्य अपनी आंखें श्रद्धा से भरकर खुशी से चिल्ला उठे। ये हमारे निंग परिवार का गिरते बादल शरद ऋतु जलशास्त्र है। जैसा कि संत से अपेक्षा की जाती है, इसे देखते ही मेरे पैर कांपने लगते हैं। मैंने सुना है कि संत ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के 6ठे स्वर्ग तक पहुंचने वाले हैं। जियांग चुवान निश्चित रूप से हमारे संत का प्रतिद्वंद्वी नहीं है। निंग युआन की आभा प्रकट हुई जब उसने नीचे जियांग चुवान से ठंडे स्वर में बात की। चूंकि यही मामला है तो आइए हवा में लड़ें। ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र में उनकी साधना के साथ यदि वे जमीन पर लड़ते तो उनके विस्फोट के बाद भी पहियों के सागर और दाव महल क्षेत्र में रहने वालों के लिए असहनीय होता। वांग ले, जो उनके कुल का एक संत था, आकाश की ओर हंसने लगा और उसके शरीर से बिजली चमकने लगी। जैसे ही बिजली चमकी, एक हिंसक आभा फूट पड़ी। वांग लेई ने अपने पैर की उंगलियों को टैप किया, बिजली चमकी और उसकी आकृति तुरंत निंग युआन के बगल में प्रकट हुई। आकाश में दो भयानक आभाओं को देखकर जियांग चुवान के पीछे खड़े शिष्य उसकी चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। इतनी ताकत के कारण वे सीधे देखने से भी डरते थे। निम्न साधना स्तर वाले कुछ नए शिष्यों को पहले से ही निंग युआन और अन्य के दबाव में सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। जियांग चुवान ने ठंडी सांस ली और एक विचार के साथ तलवार उत्पत्ति पवित्र कैनन धीरे धीरे प्रसारित हुआ। इसके तुरंत बाद एक तीव्र और ऊंची आभा अचानक फूट पड़ी, जो वास्तव में ऊपर से आ रहे दो दबावों से संघर्ष करते हुए एक दूसरे को संतुलित करने लगी। इस दृश्य को देखकर निंग परिवार और वांग परिवार के शिष्य तुरंत अचंभित रह गए। क्या जियांग चुवान वास्तव में अकेले ही दो प्रतिभाशाली लोगों को प्रतिभा रैंकिंग के शीर्ष 10 से रोकने में कामयाब रहा? हवा में खड़े दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को देखा और एक ही समय में उनके मन में एक विचार आया। ये जियांग चुवान, शायद वह है जिसने खुद को 4 युवा गुरुओं में सबसे गहरे में छिपा रखा है। जियांग चुवान के पीछे खड़े सभी लोग और भी अधिक खुश हो गए और वे सभी उसका उत्साहवर्धन करने लगे। जियांग शिजियोंग शक्तिशाली है। जियांग शिजियोंग अजेय है। जियांग शिक्सियोंग, मैं आपके बच्चे पैदा करना चाहती हूँ। छोटा निंग परिवार और वांग परिवार तो हंसी के पात्र हैं, हंसी के पात्र। हमारा जियांग शिक्सियोंग उन्हें अपने हाथ के एक झटके से दबा सकता है। मुझे पता था कि जियांग शिक्सियोंग अपनी ताकत छुपा रहा था। जियांग शिक्सियोंग जैसे प्रतिभाशाली योद्धा की युद्ध शक्ति का अंदाजा हम कैसे लगा सकते हैं? जियांग चुवान के होंठ एक चाप में मुड़ गए और उसका आकार धीरे धीरे मध्य हवा में ऊपर उठ गया, निंग युआन और अन्य के समान स्तर पर। तीनों ने दूर से एक दूसरे को देखा और तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। अंत में वांग लेई सबसे पहले बोले, जियांग चुवान, मैंने पहले तुम्हें कमाका था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतना छिप जाओगे। उन्होंने महान झोउ राजवंश में जियांग चुवान की साधना के बारे में कुछ असामान्य बात देखी थी, लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अकेले ही उनसे और निंग युआन से मुकाबला कर सकेगा। ये सौभाग्य की बात थी कि उन्होंने पहले जियांग चुवान की चुनौती को अस्वीकार कर दिया था।
यदि वह वास्तव में पासी घाटी में आने से पहले घायल हो गया होता तो इस गुप्त क्षेत्र पर निश्चित रूप से अकेले जियांग चुवान का एकाधिकार होता। जियांग चुवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, बुद्धिमान लोग अपनी सारी विधियां दुनिया के सामने प्रकट नहीं करते। जैसा कि जियांग चुवान ने कहा, वह आभा जो वह उन दोनों से लड़ने के लिए उपयोग कर रहा था वास्तव में उसकी असली ताकत के 70% से भी कम थी। हालांकि निंग युआन और अन्य लोग यह नहीं जान सके। इसके बजाय उन्हें लगा कि जियांग चुवान व्यक्तिगत रूप से अपनी ताकत छिपाने की बात स्वीकार कर रहा है, और उन्होंने समझ में सिर हिलाया। उसी समय जियांग चुवान की ओर उनकी निगाहें और भी गहरी हो गईं। दशकों तक अपनी ताकत, इतनी गहनता को छुपाने में सक्षम होने के कारण वे अपनी हीनता पर शर्मिंदा हुए बिना नहीं रह सके। निंग युआन ने गहरी सांस ली और गंभीरता से कहा, और बातें बेकार हैं। मैं, निंग युआन, देखना चाहता हूं कि तुम्हारी असली ताकत कितनी मजबूत है। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, निंग युआन ने अपने दाहिने हाथ से इशारा किया और उसके हाथ में एक उच्च श्रेणी की पृथ्वी श्रेणी की लंबी तलवार प्रकट हुई। इसके तुरंत बाद उसने कुछ नहीं कहा और जियांग चुवान पर तलवार से सीधा वार कर दिया। तलवार की तीखी नोक से एक नीली सफेद रोशनी निकली जिसमें एक असाधारण आभा थी। 8 चरम सीमाओं के क्षेत्र में शीर्ष कुलीन परिवारों में से एक के रूप में निंग परिवार की गुप्त तकनीक गिरते बादल शरद ऋतु जल शास्त्र समान रूप से दुर्जेय थी। ये सम्राट फॉलिंग क्लाउड द्वारा सैकड़ों हजारों साल पहले बनाया गया एक सम्राट ग्रंथ था। इसका सार कठोरता पर विजय पाने के लिए कोमलता का उपयोग करने में निहित है, जो अक्सर युद्ध में विरोधियों को अचंभित कर देता है और कमजोर को मजबूत को हराने का अवसर देता है। यद्यपि जियांग चुवान जिस तलवार उत्पत्ति पवित्र कैनन का अभ्यास कर रहा था, वह गिरते बादल शरद ऋतु जल शास्त्र जितना अच्छा नहीं था, फिर भी इसकी आक्रामक तकनीकें पहले से ही सम्राट शास्त्र के बराबर थीं। कारण सरल था, कैंग-युआन तलवार संप्रदाय के पहले पैतृक गुरु ने एक बार अर्ध सम्राट के रूप में अपने दायरे से ऊपर लड़ने के लिए अपने स्वयं निर्मित तलवार मूल पवित्र कैनन पर भरोसा किया था। उसने एक सम्राट के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यद्यपि यह अफवाह थी कि यह हार में समाप्त हो गया, फिर भी इसने इस साधना तकनीक की शक्ति को दिखाया। शक्तिशाली तलवार को आते देख जियांग चुवान न तो चकमा दिया, न ही घबराया, यहाँ तक कि उसने हथियार भी नहीं निकाला। उन्होंने बस अपना हाथ बढ़ाया और एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली आध्यात्मिक क्यूई तुरंत फूट पड़ी। यह मुक्का उसकी शक्ति का चरम प्रकटीकरण था। जियांग चुवान की वर्तमान साधना में केवल 2 प्रकार के लोग थे जो वास्तव में उसके विरोधी हो सकते थे। एक वह साधक था जिसने एक आकाश मंच को संघनित किया था और महान शक्ति क्षेत्र में प्रवेश किया था। दूसरा वह राक्षस था जिसे 4 युवा स्वामियों के नेता के रूप में जाना जाता था। यद्यपि निंग युआन और जियांग चुवान दोनों ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र में थे, फिर भी वे कई छोटे क्षेत्रों द्वारा अलग किए गए थे। उस तलवार की रोशनी को जियांग चुवान के एक हाथ ने सीधे बल से कुचल दिया। सर्वव्यापी शक्ति प्राप्त करने के बाद उसी क्षेत्र में उसका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं बचा था। हवा में विस्फोटों की एक श्रृंखला आई और जियांग चुवान का दाहिना हाथ, जो तलवार की रोशनी पकड़े हुए था, ने अचानक बल लगाया। वह तलवार, जो विशाल चट्टानों को काटने के लिए पर्याप्त मजबूत थी, वास्तव में जियांग चुवान द्वारा कुचल दी गई थी। और तलवार की रोशनी को कुचलते हुए जियांग चुवान ने अपने बाएं हाथ से तलवार की उंगली बनाई और उसे इंगित किया। एक भयानक तेज तलवार आभा ने निंग युआन और अन्य पर भयंकर हमला किया। कैंग-युआन तलवार कला, मैं इसे करूंगा। अपनी ओर आती भयानक तलवार आभा का सामना करते हुए वांग लेई की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपने दांत पीसते हुए कहा। बोलते समय उसने धीरे से अपनी हथेली ऊपर उठाई और आकाश और पृथ्वी में बिजली की चमक तुरंत उसकी हथेली पर आ गई, जो एक चाम नीले लंबे भाले में बदल गई। तैरते सांप की तरह बिजली कौंधी और भाले के चारों ओर लिपट गई। निंग युआन, जो वांग लेई के पास था, अपनी भौहें उठाए बिना नहीं रह सका। वांग लेई के चारों ओर हिंसक आध्यात्मिक क्यूई को महसूस करते हुए निंग युआन अपने दिल में आह भरने से खुद को नहीं रोक सका, जैसा कि प्रतिभाशाली रैंकिंग के शीर्ष 4 में किसी से उम्मीद की जाती है। भले ही मैं उसके समान ही दायरे में होता, मैं निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं होता। बिजली से भरा भाला वांग लेई द्वारा हिंसक रूप से फेंका गया था और भाले और तलवार क्यूई के टकराने से भयानक आध्यात्मिक क्यूई लहरें फैल गईं। हवा के प्रवाह ने जियांग चुवान के कपड़े उठा दिए, लेकिन इस समय उसने ऊपर से नीचे देखा, उसका ध्यान गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर केंद्रित था। ल्यूओ युवेई की आकृति किसी समय प्रवेश द्वार के पास प्रकट हुई थी, जो गुप्त क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रही थी, जबकि वहां उपस्थित सभी लोग जियांग चुवान और 2 अन्य के बीच लड़ाई से विचलित थे। जियांग चुवान मंद मंद मुस्कुराया, अब उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था।
फिर उसने अपना दाहिना हाथ घुमाया और दोनों विरोधियों की तरफ एक और उंगली उठाई। लुओ युवेई ने झोउ बिन से निपटने के बाद आधी जली हुई मोमबत्ती ली और दूसरे प्रवेश द्वार से सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। फिर अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करते हुए उसने जल्दी से केंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों को ढूंढ लिया। वह जियांग चुवान और अन्य लोगों के साथ फिर से जुड़ने के लिए नहीं दौड़ी, बल्कि अकेले कार्य करने का अवसर पाने की आशा में छाया में छिप गई। हालांकि जियांग चुवान का दो विरोधियों से एक साथ लड़ने का दृश्य अभी भी लुओ युवेई की पिछली जिंदगी की यादों से मेल नहीं खाता था। तथापि जियांग चुवान की भयानक युद्ध शक्ति से हैरान होने के साथ साथ उसने गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर भी देखा। जबकि वहां उपस्थित सभी लोग गुप्त क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे थे, लुओ युवेई ने धीरे धीरे खुद को प्रकट किया और चुपचाप गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार के पास पहुंची। कुछ ही दूरी पर निंग परिवार से घिरी निंगशिन ने अचानक अपनी नाक सिकुड़ी और जोर से चीख मारी। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, निंग जू से रुमाल मांगने के लिए तैयार हुई। उसकी आंख के कोने ने गुप्त क्षेत्र के पास लुओ युवेई की चुपके से खड़ी आकृति को देखा। तुरंत ही वह रुमाल मांगना भूल गई। निंगशिन प्रसन्न भाव से अपने पंजों पर खड़ी हुई और लुओ युवेई की ओर हाथ हिलाते हुए चिल्लाए, युवेई, तुम्हें इतनी देर क्यों लगी? जल्दी आओ और सीनियर भाई जियांग का उत्साह बढ़ाओ। जैसे ही निंगशिन की आवाज गूंजी, वहां मौजूद तीनों गुटों ने अपना सिर घुमाकर देखा। जब तक उन्होंने इसे देखा नहीं, उन्हें इसका पता नहीं चला, और जब उन्होंने इसे देखा तो वे हैरान रह गए। कोई चुपके से अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था। अरे तुम वहां, जब हम लड़ाई देख रहे होंगे तो तुम गुप्त क्षेत्र में घुसने की कोशिश तो नहीं करोगे, है ना? सब लोग जल्दी से। लानत है, क्या आप केंग्युआन तलवार संप्रदाय गंदा खेल रहे हैं? हम केंग्युआन तलवार संप्रदाय को पहले प्रवेश करने की अनुमति बिल्कुल नहीं दे सकते। जूनियर सिस्टर यांग, इस बार आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन अगली बार क्या आप हमें अपने साथ शामिल होने के लिए बुला सकती हैं? पहले शांत बैठी भीड़ जो युद्ध देख रही थी, तुरंत भड़क उठी, अपनी गतिशीलता तकनीकों को सक्रिय कर दिया और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। शोरगुल सुनकर लुओ युवेई, जो गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार से कुछ ही कदम की दूरी पर था, रुक गया। लगभग 100 लोगों को उन्मत्तता से अपनी ओर दौड़ते हुए देखने के लिए मुड़ते हुए लुओ युवेई ने अपनी नाजुक भौहें सिकोड़ी और उसी समय अपने सिर से हेयरपिन को हटाने के लिए आगे बढ़ी और उसे बलपूर्वक जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही हेयरपिन जमीन में मजबूती से धंसा, दर्जनों मीटर लंबी एक विशाल आयताकार प्रकाश स्क्रीन अचानक उभर आए। प्रकाश स्क्रीन को उठते देख लुओ युवेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। शुक्र है, उसने पहले से ही गुप्त क्षेत्र के पास एक अवरोध स्थापित कर दिया था, अन्यथा वह वास्तव में अपने अविश्वसनीय साथी निंगशिन द्वारा मारी गई होती। लुओ युवेई द्वारा अपनी वर्तमान 4 अंक क्षेत्र साधना के साथ स्थापित अवरोध कुछ सेकंड के लिए दूसरों को रोकने के लिए पर्याप्त था। कुछ सेकंड कम लग सकते हैं, लेकिन लुओ युवेई के लिए गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने और बाकी सभी से पहले विरासत प्राप्त करने के लिए यह पर्याप्त था। जैसे ही वह आगे बढ़ी, गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर भंवर से अचानक एक मजबूत खींचने वाली शक्ति आई, जिसने लुओ युवेई की आकृति को अपने अंदर समाहित कर लिया। एक क्षण के भटकाव के बाद लुओ युवेई की दृष्टि में एक विशाल और शानदार अमर गुफा प्रकट हुई। अमर गुफा पूरी तरह से तांबे के रंग की थी और उसका अर्धगोलाकार आकार बड़ा ही विचित्र लग रहा था। उसकी सतह पर कई अनियमित खाइयां थीं और साथ ही एक दूर का आकर्षण, जो मानव समय के उतार चढ़ाव और सूर्य चंद्रमा के परिवर्तनों को झेलता हुआ उससे निकल रहा था। जहां तक लुओ युवेई द्वारा इसे अमर गुफा के रूप में मान्यता देने का प्रश्न है, तो इसका कारण ये था कि इसके प्रवेश द्वार पर लगी पट्टिका पर 2 बहुत ही विशिष्ट बड़े अक्षर उकेरे गए थे। चेतना का सागर हवेली। अपने पिछले जीवन में जब उसने केंग्युआन तलवार संप्रदाय के शिष्यों के एक समूह के साथ प्रवेश किया था, तो अंदर का स्वर्ग और पृथ्वी खजाना पहले से ही प्रवेश करने वालों के पिछले समूह द्वारा लूट लिया गया था। केवल कुछ निम्न श्रेणी की औषधीय गोलियां छोड़ दी गई थीं। हालांकि जब लुओ युवेई ने ताकत में प्रमुख उपलब्धि हासिल कर ली, तो उसने एक बार फिर चेतना के सागर में प्रवेश किया। हालांकि उसे अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ, लेकिन चेतना के सागर भवन की आंतरिक संरचना अब उसके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गई थी। लुओ युवेई चेतना सागर भवन के बाहर नहीं रुकी। वह जानती थी कि बाहर का अवरोध टूटने वाला है। अब उसे जल्दी से काम करना था, सबसे गहरे हिस्से से विरासत को निकालना था और फिर वहां से निकल जाना था। वह जितना अधिक विलंब करेगी, उतनी ही अधिक संभावना होगी कि कुछ गलत हो जाएगा। यदि जियांग चुवान और गुप्त क्षेत्र के बाहर के 2 अन्य लोगों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई, तो क्या वह विरासत के साथ जा सकेगी, यह अनिश्चित होगा।
चेतना सागर भवन के भीतर प्रवेश करते हुए लुओ युवेई ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसके चारों ओर आध्यात्मिक क्यूई की सांद्रता तेजी से बढ़ने लगी है। इसके साथ ही प्रत्येक सांस के साथ उसकी मानसिक ऊर्जा में भी सूक्ष्म वृद्धि होती थी। यह अनुभूति बहुत ही अजीब थी, मानो कोई आध्यात्मिक क्यूई और मानसिक ऊर्जा खींचकर सीधे आपके मुंह में डाल रहा हो। अपने पिछले जीवन में एक अर्थ सम्राट के रूप में लुओ युवेई में अभी भी मजबूत आत्मनियंत्रण था। उसने तुरंत प्रतिक्रिया की और अपनी स्मृति पर भरोसा करते हुए अपने अंदर के संरचनाओं को खोलना शुरू कर दिया और चेतना भवन के सागर की गहराई की ओर बढ़ने लगी। लुओ युवेई की तुलना में बाद में आए अन्य लोगों के पास कुछ समय के लिए अन्वेषण करने का कोई समय नहीं था और इसके बजाय वे चेतना के सागर के भीतर आध्यात्मिक क्यूई और मानसिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए पालती मारकर बैठे थे। यह उनके लिए एक अत्यंत दुर्लभ महान अवसर था। विशेष रूप से मानसिक ऊर्जा में वृद्धि। उपस्थित लोगों में से लगभग किसी के पास भी मानसिक ऊर्जा को मजबूत करने वाली साधना तकनीक नहीं थी। ऐसी साधना तकनीकें लगभग विशेष रूप से विभिन्न परिवारों और संप्रदायों के उच्च पदस्थ सदस्यों द्वारा अपनाई जाती थीं। इसके अलावा मानसिक साधना तकनीकों की कठिनाई बहुत अधिक थी और वर्तमान साधक मूलतः अपने क्षेत्र की साधना पर ध्यान केंद्रित करते थे, जिससे मानसिक ऊर्जा की साधना के बारे में सोचना मुश्किल हो जाता था। अब ऐसी मानसिक ऊर्जा का सामना करते हुए जो सीधे उनके मुंह में डाल दी गई थी, हर कोई भूखे भेड़ियों के झुंड की तरह था जो चाहते थे कि वे समय के अंत तक वहीं बैठे रहें। तथापि ऐसा प्रतीत होता था कि गुप्त क्षेत्र बहुत लंबे समय से अस्तित्व में था, क्योंकि वहां मौजूद सभी लोग केवल 1/4 घंटे से भी कम समय तक ही वहां रहे। उसके बाद उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि हवा में मौजूद दो ऊर्जाएं धीरे धीरे कम होती जा रही थीं। कई लोगों को इसका एहसास हुआ और इसलिए उन्होंने और भी अधिक उत्साह से इसे आत्मसात किया। दूसरी ओर लुओ युवेई द्वारा अंतिम सीलिंग संरचना को तोड़ने के बाद वह पहले से ही चेतना भवन के सागर के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। चेतना सागर भवन का सबसे गहरा भाग अंधकार में और नम था और हवा में हल्की दुर्गंध थी, मानो गोभी 300 वर्षों से गंदे पानी में रखी हो। लुओ युवेई ने अपनी नाजुक नाक सिकोड़ी, अपनी सांस रोकी और आगे की ओर देखा। उसके ठीक सामने जमीन पर एक कांस्य पत्थर का स्तंभ खड़ा था। पत्थर के स्तंभ पर कई अस्पष्ट और समझने में कठिन अक्षर उकेरे गए थे, यहाँ तक कि वह अपने पिछले जन्म में एक अर्थ सम्राट होने के बावजूद उन सभी को समझ नहीं सकी थी। केवल अंतिम 3 पात्रों को ही वह मुश्किल से पहचान सकी। ज़ानशे तकनीक। लुओ युवेई ने धीरे से ऊपर देखा तो उसे एक शास्त्र का पृष्ठ दिखाई दिया, जिस पर एक घूमता हुआ प्रभामंडल था जो पत्थर के स्तंभ के शीर्ष पर लटका हुआ था। धर्मरथ की सतह पूरी तरह काली थी, फिर भी धुंधले वातावरण में उसमें से एक चमकदार चमक निकल रही थी जो काफी अजीब थी। ये वास्तव में क्या है? अपने पिछले जीवन की सभी यादों को छानने के बाद भी लुओ युवेई को अभी भी उस काले धर्मरथ के पृष्ठ का कोई आभास नहीं हुआ था। उसने आसपास के वातावरण को देखा और पुष्टि की कि उस धर्मरथ के पृष्ठ के अलावा यहाँ विरासत के बारे में कोई अन्य सुराग नहीं था। लुओ युवेई ने 2-2 करके 3 कदम उठाए, फिर हवा में छलांग लगाई, पत्थर के खंभे की सतह पर कदम रखा और उसे सहारा देकर पत्थर के खंभे के शीर्ष तक पहुंच गया। उसकी निगाहें केवल कुछ क्षण के लिए ही उस काले ग्रंथ की सतह पर टिकी रहीं, उसके बाद उसे मानसिक भटकाव का एहसास हुआ। मानसिक बेचैनी को दबाते हुए लुओ युवेई ने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया और अपनी नजर कहीं और घुमा ली। साथ ही सुरक्षित रहने के लिए उसने दाओयान शास्त्र को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया तथा अपने शरीर को उसकी सर्वोत्तम स्थिति में लाने का प्रयास किया। दाओयान शास्त्र के संचालन के तहत दाओ के धागे लुओ युवेई के शरीर के चारों ओर बह गए और असहज भावना जल्दी से दबा दी गई। वास्तव में दाओयान धर्मरथ के प्रभाव में उस काले धर्मरथ पृष्ठ का प्रभामंडल भी काफी हद तक मंद हो गया। लुओ युवेई ने इसे अपने कियानकुन बैग के साथ दूर रखने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। जैसे ही लुओ युवेई को संदेह हुआ, काला काला शास्त्र अचानक हिंसक रूप से कांपने लगा और लुओ युवेई के चेतना सागर में डूब गया। गुप्त क्षेत्र के बाहर जियांग चुवान और निंग युआन अभी भी आगे पीछे हो रहे थे, मानो कोई भी पक्ष दूसरे के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हर बार जब निंग युआन और वांग लेई ने जियांग चुवान पर अपनी हत्या की चालें चलाईं, तो जियांग चुवान हमेशा खतरे को सुरक्षा में बदलने में कामयाब रहा। इसके विपरीत हालांकि जियांग चुवान द्वारा इस्तेमाल की गई तलवार की तकनीकें डराने वाली थीं, फिर भी निंग युआन और अन्य हमेशा उन्हें रोकने में कामयाब रहे। वे तीनों इसी तरह लड़ते रहे, एक मुक्का एक तलवार, लगभग 100 राउंड तक। निंग युआन ने देखा कि यह काम नहीं करेगा। मुख्य बल के रूप में वे तीनों यहाँ लड़ते नहीं रह सकते थे। क्या वे ऐसा कर सकते थे?
आखिरकार उन्हें अभी भी गुप्त क्षेत्र में विरासत के लिए संघर्ष करना था। फिर उन्होंने समझाते हुए कहा, जियांग चुवान, चलो अब रुकें और एक साथ गुप्त क्षेत्र का पता लगाएं, कैसा रहेगा। जैसे ही निंग युआन की आवाज धीमी हुई, एक चमकदार विशाल तलवार की रोशनी ने उसे जवाब दिया। निंग युआन जल्दी से पीछे हट गया और तलवार की रोशनी के वार से बाल बाल बच गया। उसी समय जियांग चुवान के प्रति उसकी निगाहें धीरे धीरे ठंडी पड़ गईं। वह, जो हमेशा दूसरों के प्रति मिलनसार रहा था, अब उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से गुस्सा उभर रहा था। निंग परिवार के प्रतिष्ठित संत का इतना अनादर कब हुआ था? वे सभी कहते हैं कि जियांग परिवार दबंग और अत्याचारी है, और अब ये देखकर लगता है कि ये अफवाहें सच हैं। निंग युआन ने अत्यधिक गुस्से में हंसते हुए कहा। जियांग चुवान ने ये सुनकर शांति से कहा, तो क्या हुआ? आज मेरी अनुमति के बिना तुम दोनों में से कोई भी अंदर नहीं जा सकेगा। इतने लंबे समय तक उन दोनों के साथ उलझने के बाद उन्होंने अनुमान लगाया कि लुओ युवेई विरासत प्राप्त करने के करीब होना चाहिए। इस समय वह उन दोनों को अंदर नहीं आने दे सकता था। निंग युआन और वांग लेई की आंखें एक साथ सिकुड़ गईं। जियांग चुवान के शब्दों से, स्पष्ट और निहित दोनों ही, ये स्पष्ट हो गया कि उसने उन दोनों को अपनी नजरों में नहीं रखा था। जियांग चुवान, क्या आप सचमुच सोचते हैं कि यदि आप हमें रोक देंगे तो आपके शिष्य गुप्त क्षेत्र की विरासत को जब्त करने में सक्षम होंगे? केवल संख्या के आधार पर आपका कैंगयुआन तलवार संप्रदाय हमारे दो परिवारों के सामने कुछ भी नहीं है। वांग लेई ने उपहास किया, ऐसा लग रहा था जैसे जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में है। जियांग चुवान ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया, हालांकि उसने अप्रत्याशित रूप से उनका खंडन नहीं किया। उसने नीचे देखा और उसी समय गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार सुविधाजनक रूप से कांप उठा और एक आकर्षक महिला आकृति अचानक बाहर आ गई। जब अंधकार में शास्त्र लुओ युवेई के चेतना सागर में प्रवेश कर गया तो उसे कोई असुविधा महसूस नहीं हुई, इसके बजाय उसने पूरी तरह से आराम महसूस किया। वह अंधकार में ग्रंथ उसकी चेतना के सागर में चुपचाप पड़ा था। ऐसा प्रतीत होता था कि वह बस गहरी नींद सोने के लिए एक गर्म बिस्तर चाहता था। लुओ युवेई का वर्तमान विचार था कि जल्दी से विरासत ले ली जाए, गुप्त क्षेत्र को छोड़ दिया जाए और छिपने के लिए जगह ढूंढी जाए। जब अन्य लोग आध्यात्मिक भवन की खोज पूरी कर लेंगे, तब उसके बाहर आने में अधिक देर नहीं होगी। हालांकि घटनाक्रम अभी भी लुओ युवेई की उम्मीदों से अधिक था। उसे अभी अभी गुप्त क्षेत्र से बाहर भेजा गया था और संयोग से उसकी नज़र जियांग चुवान और अन्य दो पर पड़ गई। लुओ युवेई का दिल बैठ गया और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। वह स्थिति से निपटने के लिए कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रही थी। गुप्त क्षेत्र से सबसे पहले बाहर आने वाले लुओ युवेई को देखते हुए निंग युआन और वांग लेई ने एक दूसरे को देखा और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह गुप्त क्षेत्र से अकेले ही बाहर निकल गई, किसी ने उसका पीछा नहीं किया तथा उसमें चोट का कोई निशान भी नहीं दिखा। चाहे वे इसे कैसे भी देखें, वह संदिग्ध लग रही थी। इससे पहले कि दोनों आगे कुछ सोच पाते, नीचे लुओ युवेई पहले ही आगे बढ़ चुका था। वह अचानक जियांग चुवान की दिशा की ओर बढ़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि निंग युआन और अन्य लोग अपनी आंखें चौड़ी किए बिना नहीं रह सके। रुको! वांग लेई दहाड़ा। उसी समय उसकी आकृति एक बिजली के बोल्ट में बदल गई, तुरंत लुओ युवेई के पीछे प्रकट हुई और उसे पकड़ने के लिए उसके कंधे को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। निंग युआन ने यह बात समझ ली और जियांग चुवान को रोकने के लिए तैयार हो गया। लेकिन अगले ही पल उसने पाया कि जियांग चुवान की आकृति अब उसके सामने नहीं थी। जैसे ही वांग लेई की हथेली लुओ युवेई के कंधे को छूने वाली थी, जियांग चुवान की आकृति अचानक उसके सामने प्रकट हुई। वांग लेई की निगाहें तेज हो गईं और उन्होंने तुरंत अपनी आध्यात्मिक क्यूई को सक्रिय कर दिया, अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल दिया और जियांग चुवान की छाती की ओर प्रहार किया। लेकिन अगले ही पल वह वहीं जम गया, उसकी आंखें अविश्वास से भर गईं। जियांग चुवान ने बिना चकमा दिए वांग लेई के मुके को सीधे झेल लिया और उसके पूरे शरीर से तुरंत खून निकल आया और वह पीछे की ओर उड़ गया। वांग लेई अपनी मुट्ठी को घूर रहा था, उसका दिमाग विचारों से भरा हुआ था। उसकी मुट्ठी इतनी तेज कब हो गई? इससे पहले जियांग चुवान बिना पीछे हुए एक के विरुद्ध दो लड़ा सकता था। अब वह उसके एक भूसे को भी कैसे नहीं रोक सका। दूसरी ओर लुओ युवेई ने अचानक अपना सिर घुमाया और देखा कि जियांग चुवान खून थूक रहा है और पीछे की ओर उड़ रहा है। जियांग चुवान! उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं और वह सहज ही चिल्ला उठी। लुओ युवेई पहले जियांग चुवान की ओर इसलिए दौड़ी थी क्योंकि वह जानती थी कि बाहरी लोगों की उपस्थिति में जियांग चुवान, ये अच्छा वरिष्ठ भाई, निश्चित रूप से अपनी पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेगा। लेकिन उसने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने भौतिक शरीर का उपयोग करके वांग लेई के मुके को रोक देगा।
एक सांस से भी कम समय में लुओ युवेई जियांग चुवान के पास आ गया और उसे उठने में मदद करने के लिए नीचे बैठ गया। अप्रत्याशित रूप से जियांग चुवान ने अपना हाथ दूर फेंक दिया, जिसके अत्यधिक बल से उसका संतुलन लगभग बिगड़ गया। जियांग चुवान ने ठंडी नजर से देखा और ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम रास्ते में हो? बोलते समय उसने एक बार फिर ताज़ा खून उगल दिया, उसकी आभा कमजोर हो गई। ये सुनकर लुओ युवेई को अंततः एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। क्या उसने वास्तव में उस आदमी की मदद करने की कोशिश की थी जिसके टुकड़े टुकड़े वह इस जीवन में 1000 बार करना चाहती थी? इसके बजाय उसे एक और वार देना चाहिए था। क्या आप फिर से एक अच्छे वरिष्ठ भाई की भूमिका निभाना शुरू कर रहे हैं जो अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों की देखभाल करता है? जियांग चुवान की दृढ़ अभिव्यक्ति को देखकर लुओ युवेई अंदर ही अंदर उपहास करने से खुद को नहीं रोक सका। भाड़ में जाओ, जियांग चुवान धीमी आवाज में गुर्राया। ये सुनकर लुओ युवेई ने अपनी आध्यात्मिक क्यूई का उपयोग करके अपनी पलकों पर पानी की बूंदें बनाई, अपना सिर नीचे किया और एक अन्याय छोटी लड़की होने का नाटक किया। जियांग तारानकन शियोंग, मुझे दूसरी बार ऐसा कहने पर मजबूर मत करो, जियांग चुवान ने फिर ठंडे स्वर में कहा। लुओ युवेई की दयनीय उपस्थिति को देखकर जियांग चुवान अंदर से अवाक रह गया। यदि दूसरा पक्ष कार्रवाई करता रहा और वहां से नहीं गया, तो उसके आपातकालीन रक्तपैक का उपयोग हो जाएगा। वह संभवतः मौके पर असली खून नहीं थूक सकता था, है ना? लुओ युवेई ने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे, जैसे कि वह लंबे समय से आंतरिक रूप से संघर्ष कर रही थी। फिर आखिरकार उसने अपना मन बनाया और लाल आंखों के साथ जाने के लिए मुड़ी। तुम ही तो हो जिसने मुझे जाने को कहा था, लुओ युवेई ने मन ही मन व्यंग्य किया। वैसे भी मैं जल्दी ही यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। लुओ युवेई की आकृति को दृष्टि से ओझल होते देख जियांग चुवान ने अंततः राहत की सांस ली। अंततः वह इस परेशान करने वाली महिला को भगाने में सफल हो गया। तो आगे जियांग चुवान ने हाथ बढ़ाकर अपने मुंह के कोने से खून पोंछा, फिर वांग लेई और निंग युआन की ओर देखा। इस समय वांग लेई ने प्रस्थान करने वाले लुओ युवेई का पीछा नहीं किया। जियांग चुवान को देखकर, जो अपने मुक्कों से खून थूक रहा था, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कुराहट दिखाई दी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, ताली बजाता हुआ और हंसता हुआ। बड़े भाई और छोटी बहन के बीच कितना गहरा रिश्ता है, लेकिन जियांग चुवान, अब तुम हम दोनों के सामने टिक नहीं सकते। जहां तक तुम्हारी छोटी बहन की बात है, क्या तुम्हें लगता है कि उसे अकेला छोड़ देने से वह सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल सकेगी? ऐसा लग रहा था कि जियांग चुवान ने दूसरे पक्ष के उपहासपूर्ण शब्दों को नहीं सुना था। इसके बजाय उसने बिना जल्दबाजी के उन दोनों के सामने एक रूमाल निकाला और अपने हाथों और मुंह से खून पोंछना शुरू कर दिया। जियांग चुवान जितना अधिक उदासीन दिखाई देता, विरोधी पक्ष के दोनों पक्ष उतने ही अधिक परेशान होते जाते। ये कैसी स्थिति थी? और फिर भी वो उनके सामने दिखावा करना चाहता था। अपने जले हुए कपड़ों को देखते हुए, जो वांग लेई के मुक्का से फट गए थे, जियांग चुवान ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। अब वार्म अप समाप्त करने का समय आ गया है। वांग लेई, निंग युआन, इसका क्या मतलब था? उन्होंने सैकड़ों राउंड लड़े थे और उसने कहा कि यह सिर्फ वार्म अप था। फिर वांग लेई और निंग युआन ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर सिर हिलाया। उन्हें लगा कि जियांग चुवान पहले हुई पिटाई से स्तब्ध रह गया होगा। भाई वांग, बाद में मुझे आपको हमारे युवा मास्टर जियांग को एक और मौका देने के लिए परेशान करना पड़ेगा, निंग युआन ने हल्के से हंसते हुए कहा। लेकिन उनके शब्द कहने के कई सेकंड बाद भी वांग लेई की ओर से कोई हलचल नहीं हुई। भाई वांग, जैसे ही उसने यह बात कही, निंग युआन ने अपना सिर दूसरी ओर घुमाया, तो उसने पाया कि वांग लेई, जो उसके बगल में था, पहले ही गायब हो चुका था। उसकी जगह जियांग चुवान की चंचल मुस्कान थी। बूम! अगले ही पल जियांग चुवान और निंग युआन के पास एक हिंसक गर्जना हुई। वांग लेई को किसी अज्ञात स्थान पर उड़ा दिया गया। उनका शरीर चट्टान की दीवार में बुरी तरह धंसा हुआ था। जियांग चुवान के होठों पर अचानक एक भयावह मुस्कान उभर आई। उसने पास ही बेहोश पड़े वांग लेई की ओर उंगली उठाई और कहा, क्या तुम उसे ढूंढ रहे हो? जियांग चुवान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर निंग युआन कांपने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी रीढ़ में ठंडक महसूस हुई। निंग युआन अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। ये कैसे संभव है? जियांग चुवान, आप किस लोक में हैं? इस समय जियांग चुवान पहले से बिल्कुल अलग था। हालांकि उससे कोई आभा नहीं निकल रही थी, लेकिन क्रोध रहित शक्ति के उस एहसास ने निंग युआन को घबरा दिया। वांग लेई, जो ड्रैगन परिवर्तन क्षेत्र के 5वें स्तर पर था, बिना किसी प्रतिरोध क्षमता के बेहोश हो गया। फिर यदि वह होता तो संभवतः वह एक भी चाल को रोक नहीं पाता, है न?
निंग युआन के कंधे पर थपथपाते हुए जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा, घबराओ मत भाई निंग। हमारे दोनों परिवारों के बीच हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं। मैं तुम्हें इतनी बुरी तरह कैसे घायल कर सकता हूँ। ये सुनकर निंग युआन ने चुपचाप राहत की सांस ली। तो दूसरे पक्ष को अभी भी याद था कि उनके दोनों परिवारों के बीच अच्छे संबंध थे। फिर जियांग चुवान ने विषय बदल दिया। हालांकि इस युवा मास्टर ने पहले कहा था कि यह गुप्त क्षेत्र मेरे कैंग्युआन तलवार संप्रदाय का है। बाद में तुम्हें निंग परिवार के लोगों को लेकर जल्दी से चले जाना चाहिए। ठीक है, वांग परिवार के लोगों को भी अपने साथ चलने को कह देना। जैसे ही ये शब्द निकले, निंग युआन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जियांग चुवान, क्या तुम्हें इतना निर्दयी होना है? अब वह और वांग लेई पहले से ही दूसरे पक्ष के लिए आधारशिला बन चुके थे। नतीजा ये हुआ कि दूसरा पक्ष अब भी चाहता था कि वे अपने साथ लाए लोगों को वापस ले लें। इससे उन्हें स्वाद भी नहीं मिल रहा था। निंग युआन के दांत पीसते हुए देखकर जियांग चुवान ने उदासीनता से कहा, आप मना कर सकते हैं, लेकिन जब आपके निंग परिवार के लोग बाहर आएंगे तो वे एक संत को नग्न अवस्था में देखेंगे। निंग युआन की अभिव्यक्ति तुरंत गिर गई और वह अवचेतन रूप से आधा कदम पीछे हट गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियांग चुवान इतना गंदा खेल खेलेगा। एक लंबी चुप्पी के बाद निंग युआन ने आह भरी असहायता से सिर हिलाया और गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। जल्द ही जियांग चुवान ने निंग युआन को निंग और वान परिवारों के शिष्यों को गुप्त क्षेत्र से बाहर ले जाते हुए देखा। इस समय दोनों परिवारों के शिष्यों के चेहरे पर अनिच्छुक भाव थे। उन्होंने अभी अभी चेतना के हॉल में ऊर्जा को अवशोषित करना समाप्त किया था और गहराई से अन्वेषण करने वाले थे, लेकिन उन्हें निंग युआन द्वारा बाहर लाया गया। कोई भी इस तरह की बात पर क्रोधित हो जाएगा। वांग परिवार के लोगों ने पहले तो विरोध करना चाहा, लेकिन निंग युआन के आभामंडल के प्रभाव में वे तुरंत शांत हो गए और आज्ञाकारी रूप से उसके पीछे चलने लगे। जैसे ही वे गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले, उन्होंने अपने संत को पत्थर की दीवार में अचेत अवस्था में अंकित देखा। संत, संत, संत ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या जियांग चुवान सचमुच इतना ताकतवर है? वांग परिवार के लोग तुरंत घबरा गए और आगे बढ़े। उनमें से कई लोगों ने मिलकर वांग लेई को उठाया। अब गुप्त क्षेत्र का अन्वेषण नहीं किया गया था और उनके संत को बेहोश कर पीटा गया था। जब वे वापस लौटेंगे तो उन्हें निश्चित रूप से उनके बुजुर्गों द्वारा कड़ी सजा दी जाएगी। वांग लेई की दुर्दशा स्वाभाविक रूप से निंग परिवार के लोगों द्वारा स्पष्ट रूप से देखी गई थी। निंग परिवार के कई लोग निंग युआन और वांग लेई के बीच बारी बारी से देख रहे थे। वांग लेई घायल और बेहोश था, जबकि उनके परिवार का संत पूरी तरह से स्वस्थ था। इस तरह तुलना करने पर यह स्पष्ट था कि उनके परिवार का संत श्रेष्ठ था। आसपास के शिष्यों की निगाहों को महसूस करते हुए निंग युआन ने अपने होंठ मरोड़े और अपना सिर एक तरफ घुमा लिया। निंग और वांग परिवारों को जाते हुए देखकर जियांग चुवान ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए उसने एक आधा मानव जितना ऊंचा पत्थर ढूंढा और उस पर बैठ गया। जबकि कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के लोग अभी तक गुप्त क्षेत्र से बाहर नहीं निकले थे, जियांग चुवान ने आज के परिणामों की जांच करने का फैसला किया। सिस्टम कॉन्ट्रैक्ट टारगेट हार्ट बीट इंडेक्स पैनल खोले। डिंग। सिस्टम की यांत्रिक आवाज जियांग चुवान के दिमाग में गूंज उठी। इसके तुरंत बाद एक प्रकाश स्क्रीन उसके सामने प्रकट हुई जिसे केवल जियांग चुवान ही देख सकता था। अनुबंध लक्ष्य लुओ युवे हार्ट बीट इंडेक्स -80, मूल -100 को -80 में बदलते देख जियांग चुवान ने संतोष में सिर हिलाया। यद्यपि वर्तमान डेटा अभी भी नकारात्मक था, फिर भी इसमें वृद्धि हुई थी। इसे उनके वर्तमान कठिन प्रदर्शन के लिए उपयुक्त माना जा सकता है। आधे घंटे तक प्रतीक्षा करने के बाद कैंग्युआन तलवार संप्रदाय के लोग समूहों में गुप्त क्षेत्र से बाहर निकले। प्रत्येक शिष्य के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी, ऐसा लग रहा था जैसे उनके चेहरे पर मैं अमीर हूं लिखा हो। एक पल में लुओ युवे, जो पहले ही निकल चुकी थी, भी थोड़ी दूर से दौड़कर वापस आए और चुपचाप टीम के बिल्कुल अंत में खड़ी हो गई। उसकी खूबसूरत निगाहें जियांग चुवान पर टिकी रहीं और उसकी आंखों में समय समय पर अजीब सी रोशनियां झिलमिलाती रहीं। वहां से जाने के बाद सुरक्षित रहने के लिए उसने स्थिति की जांच करने के लिए वापस लौटने से पहले रास्ते में कई छोटी छोटी टुकड़ियां स्थापित कर दी। लेकिन अब यह अनावश्यक लग रहा था। जियांग चुवान को नहीं पता था कि उसने कौन सा तरीका अपनाया, लेकिन वह निंग और वांग परिवारों को पीछे हटाने में कामयाब रहा। सभी ने जियांग चुवान के झुलसे और फटे कपड़ों और उसके मुंह के कोने पर अभी भी गीले खून को देखा और वे अपना सिर नीचे करने से खुद को रोक नहीं सके। जियांग शिक्सियोंग, वो बहुत बुरी तरह घायल लग रहा है। जियांग शिक्सियोंग ने सिर्फ हमारे लिए वांग लेई और निंग युआन को रोका।
वह साफ तौर पर हमारे साथ गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर सकता था। जियांग शिक्सियोग बहुत महान है। हम भविष्य में निश्चित रूप से जियांग शिक्सियोग के नक्शे कदम पर चलेंगे। कुछ शिष्यों ने तो जियांग चुवान को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने की उम्मीद में गुप्त क्षेत्र से प्राप्त की गई आत्मा की गोलियां भी भेंट की। हालांकि जियांग चुवान ने मना कर दिया। जब बात रिकवरी के लिए स्पिरिट पिल की आई तो उसके पास इतनी ज्यादा गोलियां थीं कि वह उन्हें खत्म ही नहीं कर पा रहा था। भले ही दूसरे पक्ष की स्पिरिट पिल अधिक प्रभावी थी, फिर भी उसे ज्यादा चोट नहीं पहुंची थी। वांग लेई के पहले मुक्के से उनकी छाती की त्वचा केवल छूकर निकली थी और उनकी शारीरिक बनावट के कारण यह आधे सेकंड से भी कम समय में ठीक हो गई। यदि वे वास्तव में उसे उपहार देना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि वे सब कुछ लुओ युवेई को दे दें। जियांग चुवान द्वारा आत्मा की गोलियों को अस्वीकार करने से शिष्यों में उसकी और भी अधिक प्रशंसा हो गई। ऐसे वरिष्ठ भाई के साथ वे इससे अधिक क्या मांग सकते थे। जियांग चुवान इस महान गुरु वरिष्ठ भाई के साथ उनके केंग्युआन तलवार संप्रदाय में क्या वे अभी भी शिष्यों के बीच एकता की कमी के बारे में चिंता करेंगे। भीड़ में निंग शिन पंजों के बल खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी। जब उसने लुओ युवेई को पीछे खड़ा पाया तो उसकी आंखें चमक उठीं और वह दौड़कर लुओ युवेई के पास गई और उत्सुकता से पूछा, युवेई, तुमने पहले गुप्त क्षेत्र के बाहर जो अवरोध खड़ा किया था वह किस तरह का ढांचा था? ये वास्तव में हम में से बहुतों को रोकने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने बात की, निंग शिन के हाथ लुओ युवेई की कमर के चारों ओर एक चंचल तरीके से लिपटे हुए थे और उसका छोटा चेहरा दूसरे की छाती से रगड़ रहा था, जो अंतरंग लग रहा था। लुओ युवेई का सुंदर चेहरा शर्म से लाल हो गया। शिन, पहले उठो। आपने जिस अवरोध का जिक्र किया है वह एक प्राचीन संरचना है जो मुझे बाहर यात्रा करते समय संयोगवश प्राप्त हुई थी। अगर आपकी रुचि हो तो संप्रदाय में लौटने पर मैं आपको सिखा सकता हूँ। लुओ युवेई को भी निंग शिन का बहुत अच्छा प्रभाव था। पिछले जन्म में वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। हालांकि वह निंग शिन की अंतरंग गतिविधियों के प्रति बहुत प्रतिरोधी नहीं थी, लेकिन इतने सारे लोगों के आसपास होने के कारण वह थोड़ी शर्मिंदा महसूस करती थी। ठीक है, मैंने अभी तक फॉर्मेशन नहीं सीखा है। जैसे ही उसने यह बात कही, निंग शिन के हाथ लुओ युवेई की कमर के चारों ओर लिपटे हुए और भी कस गए। जब आसपास के पुरुष शिष्यों ने ये दृश्य देखा तो वे अपने आप को रोक नहीं पाए और समय समय पर उनकी आंखों में ईर्ष्या झलकती रही। यद्यपि लुओ युवेई गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली व्यक्ति थी, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं था कि उसने सर्वश्रेष्ठ विरासत प्राप्त की थी। आखिरकार चेतना के हॉल में स्वर्ग और पृथ्वी का खजाना लगभग पूरी तरह से उनके द्वारा लूट लिया गया था और उन्होंने पूरे समय लुओ युवेई की छाया नहीं देखी थी। इसके अलावा चेतना का हॉल संरचनाओं से भरा हुआ था और कोई भी आसानी से फंस सकता था। उस समय कई लोगों के साथ मिलकर काम करने के बावजूद उन्हें काफी समय लगता था। कोई कल्पना कर सकता है कि लुओ युवेई किसी कारावास संरचना में फंस गया होगा और प्रकट होने में असमर्थ होगा। अन्यथा चेतना के हॉल में इतने सारे स्वर्ग और पृथ्वी के खजाने के साथ वह इसके लिए प्रतिस्पर्धा न करने का विरोध कैसे कर सकती थी।